Hey guys, welcome to India's largest and the most impactful live tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स वाला पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। एक ही शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग निपटा देंगे। कोल एंड पेट्रोलियम इन वन शॉट। बहुत एक्स्ट्रा ज्ञान के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और एनसीईआरटी के लेवल से बहुत ऊपर जाने की हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोगों को बहुत मजा आएगा, बहुत फन भी होगा, अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ 3D वीडियोस को भी देखेंगे, कुछ अच्छे एनिमेशंस को भी देखेंगे, है ना। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। यहाँ पर लेट नहीं है बेटा, कुछ टेक इशू आ गया था जिस वजह से सेशन थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, वो रिजॉल्व हो चुका है। तो सुनील भैया बच्चों के सामने आ गए हैं। तो बच्चा लोग, अगर आपको मेरी शक्ल दिखाई दे रही है और आवाज सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में एक बार आएगी बौछार फटाफट से मेरे दोस्तों। राइट हैंड टू द चैट बॉक्स, जल्दी से आए लिख देंगे चैट बॉक्स में कि सुनील भैया आपकी सुंदर शक्ल दिखाई दे रही है और सुरीली आवाज कान में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे प्यारे बच्चों। तो चालू करते हैं हम अपने आज के सेशन को प्यारे बच्चों। क्या पढ़ेंगे सुनील भैया? टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, फिर उसके बाद बात करेंगे कोल एंड प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन एंड द टाइप्स, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड देन लास्ट रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। बहुत सारी चीजें किताब में नहीं है, सिर्फ कंटेंट दे रखा है, लेकिन हम उन सारी चीजों के लिंक्स को तोड़ेंगे, समझेंगे, मजे करेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर हो गया? चालू करो। ऑल राइट, तो चालू करेंगे कहां से? टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से। बहुत सारे बालक बच्चा लोग बोल रहे होंगे, अरे यार नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? टाइप्स तो बात की बातें हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या है सुनील भैया? नेचुरल, जो नेचर ने दी, भगवान ने दी। रिसोर्सेस, जिससे हमारा कोई काम हो, जिससे हमारी कोई यूटिलिटी पूरी होती हो, जो हमारे जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हो। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा को चालू करेंगे फटाफट से। यहां पे ये नेचुरल रिसोर्सेज है कि नहीं है भैया? हवा, हवा और सॉइल यानी मिट्टी, वाटर, कोल, तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसी रिसोर्सेज दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, यानी इंसान के जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड आर एग्जिस्टिंग विदाउट द एक्शंस ऑफ ह्यूमन काइंड। यानी कि भैया हमारा कोई इनपुट नहीं है पानी बनाने में, मिट्टी बनाने में, हवा बनाने में, कोल बनाने में, है ना, या आप कह सकते हैं सनलाइट बनाने में। ये सारी की सारी अपने आप नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं बेटा जी, और ये सारी की सारी हमारे जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सारी चीजों को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, है ना। कोल तो बेटा फॉसिल फ्यूल का टाइप हो गया, थोड़ा आगे पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल क्या होता है। पहले बेसिक बेसिक बातें करते हैं, मिसकंसेप्शन आपके क्लियर करेंगे अभी। ठीक है, अब इसके बाद मिसकंसेप्शन क्लियर करेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं सुनील भैया? समझ में आ गया कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है और हमारी वजह से नहीं, वो तो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं संसार में और हर इंसान के जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, एनसीईआरटी से फ्लो आपका फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा तो मजा ही आ जाएगा, मिलेगा 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 और मजा भी आएगा। ठीक है, ऑल राइट भैया। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं? पहला टाइप आपको पढ़ाएंगे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। क्या होता है ये शब्द इनएग्जॉस्टिबल यानी खत्म ना होने वाला, और एग्जॉस्टिबल यानी खत्म होने वाला। अपन कहते हैं ना यार, अपन एकदम एग्जॉस्ट हो गए हैं, अब नहीं पढ़ना, अब नहीं करना, एग्जॉस्ट, थक गए, खत्म हो गया है ना। तो भैया अच्छे से पढ़ते आइए, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल के बारे में एक बढ़िया सी चर्चा को करते हैं यहाँ पे चालू, है ना मेरे दोस्तों। फटाफट से इसको चालू करते हैं यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या है? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस क्या होते हैं भैया? ये आ जाओ। तो सबसे पहले, प्रेजेंट इन इनफाइनाइट अमाउंट एंड कैन बी डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अभी इस पे फोकस मत करना, यहां फोकस करना।
क्या कहा मैंने कि इनफाइनाइट अमाउंट में प्रेजेंट है। अरे भैया अनगिनत, भयंकर। तो प्रेजेंट इन इनफाइनाइट अमाउंट एंड कैन बी डिप्लीटेड, सॉरी, एंड प्रेजेंट इन इनफाइनाइट अमाउंट एंड कैन नॉट बी डिप्लीटेड, कैन नॉट बी डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। कैन नॉट होगा यहां पे, कैन नॉट होगा। तो प्रेजेंट इन इनफाइनाइट एकदम खतरनाक, इतना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है कि तुम कितना भी ओवर कंज्यूम कर लो, तुम इसको खत्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। डिप्लीट या फिर एग्जॉस्ट का मतलब होता है कि आपने उसको खत्म कर दिया, ठीक है ना। ओवर यूज करके आपने इसको बेसिकली खत्म कर दिया। तुम ओवर यूज भी कर लो तो भी नहीं खत्म होंगे, ठीक है। तो ये कहलाते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, यानी कितना भी तुम ओवर यूज कर लो, तुम रेकलेसली यूज कर लो, कैसे भी, मतलब अंधाधुंधा यूज कर लो, बिना बचाए खत्म नहीं होंगे। पहला है पानी, दूसरी है हवा। अब पानी शायद नहीं समझ में आया, लेकिन पहले पानी का भी समझाता हूं, पहले हवा का देखो। पानी पे एक क्वेश्चन पूछूंगा, हवा। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम क्या वायु देवता हो? हैं तुम वायु देवता हो कि तुम्हारे पुत्र हनुमान जी के ऊपर किसी ने वज्र चला दिया तो तुम गुस्सा खा जाओगे ना, सारी धरती की हवा खींच जाओगे? अपन कितनी भी कुछ कर लें, हवा को खा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं? नहीं। कितना भी बोलो, बोलो मैं सांस लूंगा बहुत सारी, फट जाएगा, छाती फट जाएगी, लेकिन सांस या हवा खत्म नहीं होगी। सारे लोग बोले हम तो हवा लेके बैठ जाएंगे अंदर, छोड़ेंगे नहीं, तो भी क्या होगा? खत्म होगी? नहीं। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, खत्म नहीं हो सकती। फिर सनलाइट, क्या भैया जी हम सारी धूप खा जाएंगे? अरे तुम क्या जादू हो क्या? है तुम क्या जादू हो? कोई मिल गया क्या? जादू हो क्या तुम? है ये सारी तुम धूप खा जाओगे? है तुम सारी धूप भी खा जाओगे तो भी क्या होगा? खत्म हो पाएगी क्या? नहीं खा पाओगे। बोलो हम तो सूरज को ही निकल जाएंगे, हनुमान जी बन गए, कर पाओगे क्या तुम? नहीं, नहीं हो पाएगा। तो ना तुम सनलाइट पूरी खा सकते हो, ना ही तुम एयर को चबा सकते हो। बचा पानी। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा, मैंने पूछा भी है बहुत बार, आई होप पता है। सुनील भैया पानी को तो कहते हैं सेव वाटर, सेव अर्थ, पानी बचाओ, तो पानी बचाने क्यों कहते हैं? जब इनफाइनाइट है तो पानी बचाना क्यों है? पानी को वेस्ट करेंगे अपन? नहीं, नहीं। क्यों? अरे क्यों बाबू लोग, क्यों? देखो ये जो पानी की बात हो रही है ना बेटा, ये पानी कौन सा है? इस पानी को अगर तोड़ें, 71%, 71% ऑफ अर्थ इज वाटर। अग्री करता हूं मैं, ठीक है ना। ये उस पानी की बात हो रही है। अब ये जो 71% है, इसके अंदर दोनों तरीके का पानी, जो नमकीन पानी है वो प्लस फ्रेश वाटर, दोनों की बात हो रही है। आप बात समझ रहे हो? ये तो सब तरीके के पानी की बात कर रहा है भैया, सॉल्टी वाटर की भी बात कर रहा है, फ्रेश वाटर की भी बात कर रहा है। आप लोग इस पानी को यूज करते हैं, फ्रेश वाटर को। आप नमकीन पानी को यूज कर सकते हैं क्या? अरे समुद्री पानी को यूज कर सकते हैं क्या? अरे नहीं भैया, नहीं यूज कर सकते। तो इसीलिए ये पानी, यानी ओवरऑल अर्थ पे पानी जो है इनएग्जॉस्टिबल है। तुम्हारा मन करे बोलो भैया मैं सारा पानी पी जाऊंगा, पी जाओ, खत्म हो गया? नहीं होगा, तुम खत्म हो जाओगे। तो बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? अरे पानी इतना ज्यादा है कि खत्म ही नहीं हो सकता। हम जिस पानी को बचाना चाहते हैं वो फ्रेश वाटर है, बहुत कम है, 2.5%, ठीक है ना। अरे वो इतना कम है कि उसको बचाना ही पड़ेगा। उस 2.5% के अंदर भी जो हम यूज कर पाते हैं वो बहुत कम है यार, समझ रहे हो? इसीलिए कहते हैं कि बचाना पड़ेगा, वरना पृथ्वी पे पानी 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 पानी, समझ रहे हो? तो ये सारे सारे इनएग्जॉस्टिबल है, खत्म नहीं होंगे भैया। अच्छा, तो जो खत्म हो जाएंगे उनके बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट इन फाइनाइट अमाउंट एंड कैन बी डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है भैया, तुम वाइजली यूज करोगे तो ठीक है, नहीं तो भैया खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। प्रेजेंट इन फाइनाइट अमाउंट एंड कैन बी डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। सही से यूज नहीं करोगे, खत्म हो जाएंगे, रोते रहोगे, पछताते रहोगे। जैसे कहते हैं पेट्रोल अब 40 साल का और बचा है ना, खत्म हो जाएगा, उसके बाद लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल या साइकिल चलाएंगे। तो अरे आराम से यूज करो ना यार, है ना। यूज इट वाइजली, समझदारी से यूज करो, वेस्ट मत करो, ठीक है। अब इसके अंदर भी टाइप है बेटा, इसके अंदर भी टाइप है, एग्जॉस्टिबल के भी टाइप है। एग्जॉस्टिबल के टाइप क्या है सुनील भैया? पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नाम क्या बता रहा है? इसका नाम ही इसके काम को बता रहा है। रिन्यूएबल मतलब कि जिसको रिन्यू कर पाए या जो रिप्लेनिश हो पाए। क्या मतलब है? आइए समझते हैं। तो द रिसोर्सेस विच कैन बी रिन्यूड ऑन ह्यूमन टाइम स्केल। ह्यूमन टाइम स्केल यानी अप्रोक्सीमेटली 100 साल का समय,
अब आप ये बोल रहे हो कि क्या मतलब है, यानी ये रिप्लेनिश होते हैं, यानी वापस बन जाते हैं, लेकिन वो स्केल जो है ह्यूमन टाइम स्केल है, यानी 100 साल का अप्रॉक्स समय जिसमें कि इंसान पैदा हुआ और मर गया, इतने समय को ह्यूमन टाइम स्केल कहते हैं। ठीक है, तो ये रिन्यू हो जाते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिप्लेनिश ऑन ह्यूमन टाइम स्केल, यानी वापस बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेश वाटर, सॉइल, ये बेसिकली रिप्लेनिश हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेश वाटर की चर्चा करते हैं, तो बारिश का पानी आता है, बरसता है, बरस जाए बादल बरस जाए टन 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 टन, ये फ्रेश वाटर का सोर्स है। बरसता है, ग्राउंड वाटर में जाता है, नदियों में जाता है, फिर इवेपोरेट करता है, कंडेंस करता है, प्रेसिपिटेशन होती है। तो ये क्या है, एक तरीके से रिन्यू होता रहता है, रिप्लेनिश होता रहता है, रिन्यू होता रहता है, रिप्लेनिश होता रहता है, रिन्यू होता रहता है, रिप्लेनिश होता रहता है। ये आपके बेसिकली कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेश वाटर एंड बेसिकली सॉइल। फ्रेश वाटर कौन सा पानी होता है बेटा? फ्रेश वाटर दैट इज फिट फॉर आर कंजम्पशन, फिट फॉर आर यूजेज, ठीक है ना, फिट फॉर आर यूजेज। और ये यूजेज की कौन सी बात है? डेली एक्टिविटीज जो आप करते हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना, नहाना और पीना, पीने वाले को पोर्टेबल वाटर भी कहते हैं। तो उस प्रकार से फ्रेश वाटर की यहाँ पे बात हो रही है, यानी ऐसा पानी जो हमारे यूज के लिए ठीक है, सही है, उसे फ्रेश वाटर कहते हैं। समझ रहे हैं आप? नमकीन पानी को आप यूज नहीं कर सकते, सॉल्टी वाटर को आप यूज नहीं कर सकते जो समुद्रों में और सागर में प्रेजेंट है, सीज एंड ओशंस में प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है एंड कैन बी डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तुमको लगता है पानी, तुम लोग, हम लोग सारे जितने लोग धरती के ऊपर है, अगर गंदे तरीके से पानी को यूज करेंगे, फ्रेश वाटर एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। या मिट्टी को अगर मेरा मन कर रहा है खराब करने का, जो सॉइल है जिसके अंदर से भाई बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, मैं उसको किल कर दूं, कर सकता हूं। ह्यूमन एक्टिविटी में हम मारना चाहते हैं, मार देंगे, हो जाएगा। तो ये हमारे लिए पॉसिबल है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे यूज को हमें बहुत ही वाइज करना पड़ेगा। अगर नल कहीं लीक कर रहा है तो उसे बंद करना पड़ेगा, जहां जरूरत नहीं वहां पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। इस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। ठीक है, NaOH प्लस एनी मेटल नहीं होगा बेटा, एम्फोटेरिक मेटल प्लस NaOH विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस होगा। नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस, ओनली एम्फोटेरिक मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस। लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इस क्लास पे फोकस करिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ऐसी रिसोर्सेस जो रिन्यू नहीं हो रही है। अब रिन्यू ना होने का मतलब यह है कि ये ह्यूमन टाइम स्केल पे रिन्यू नहीं होती, कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्लेनिश और ह्यूमन टाइम स्केल, ऐसा नहीं बनेगा। नहीं, देखो कोल एंड पेट्रोलियम बनता है, लेकिन ये बाबू लोग इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। कितने? मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है ना, कैन नॉट बी रिन्यूड ऑन ह्यूमन टाइम स्केल, मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी लाखों करोड़ों साल लगते हैं इनको बनने के लिए। अब एक इंसान पैदा हुआ, एक इंसान पैदा हुआ और वो 100 साल की जिंदगी जी के मान लो मर गया, तब तक भी कोयला नहीं बन रहा है। तो अपन ये कहते हैं कि भैया ये ह्यूमन टाइम स्केल पे रिन्यू नहीं हो सकते, नहीं बन सकते। अब इसी तरीके से मैं आपसे यहां पे पढ़ाने के बाद एक सवाल पूछता हूं, मैं बोलता हूं फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट यानी जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है, ये आपका क्या है? मुझे बताइए, क्या ये आपका रिन्यूएबल है बेटा, या ये आपका नॉन रिन्यूएबल है? जल्दी से बताइए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जल्दी चैट बॉक्स में बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में ये बताएंगे कि सुनील भैया ये आपका रिन्यूएबल है, ये पर नॉन रिन्यूएबल है, फॉरेस्ट, जंगल। बताओ 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 बताओ। हनी सर, आई एम फ्रॉम उड़ान ब्रिज, बाकी जगह भीड़ होती है पर यहाँ आज मौका मिला रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। आई होप आप लोगों को भी मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से, मुझे चैट नहीं दिख रही है, एक मिनट, मैं चैट की तरफ दौड़ना चाहूंगा। मुझे बच्चों के आंसर्स चाहिए, बच्चों के रिस्पॉन्सेज चाहिए। आई वॉन्ट द रिस्पॉन्सेज ऑफ ईच एंड एवरी किड, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, कुछ बच्चे लिख रहे हैं नॉन रिन्यूएबल। अब देखिए मैं आपको सही सरल सा आवाज जवाब देता हूं। अब इसको ऐसे समझना, तुम पहले इसको समझो फिर मैं तुमको आंसर बताऊंगा। ठीक है, पहले तुम सही से सुनना और समझना और फिर मैं तुमको बताऊंगा कि करेक्ट आंसर यहां पे क्या है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो। मान लो कि मैं छोटा बच्चा हूं, 5 साल का, ठीक है, और मेरे घर के सामने एक जंगल था जहां पे बहुत सारे पेड़ थे
और कुछ सन की लोग आए और उन्होंने सारे पेड़ काट दिए, उसको एक बैरन लैंड बना दिया, बंजर भूमि बना दिया, सारे पेड़ ही उखाड़ के ले गए वहां से, काट दिए सर मान लो, ठीक है ना, सारे के सारे काट दिए, सारे के सारे पेड़ काट दिए। मैं जब 8 साल का हुआ, मान लो 3 साल के बाद, मुझे लगा कि मुझे पेड़ उगाने चाहिए, मैंने वहां पे बहुत सारे पेड़ उगा दिए फिर से। अब मान लो मैं 100 साल का हुआ, तब तक मैंने देखा कि वो पेड़ बहुत बड़े हो चुके हैं, तो क्या वो रिन्यूएबल है? बिल्कुल है। मेरे मरने से पहले पहले क्या वापस वहां पे जंगल उग गया? बिल्कुल उग गया। तो ये रिन्यूएबल कहलाते हैं। कैसा? रिन्यूएबल। यानी ह्यूमन टाइम स्केल अप्रोक्सीमेटली 100 साल का मानते हैं, तब तक के अंदर भैया ये रिन्यू हो जाएगा, रिप्लेनिश हो जाएगा, वापस उग जाएंगे, वापस बन जाएगा। ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं रिन्यूएबल। तो ये एग्जॉस्टिबल है लेकिन रिन्यूएबल है। फॉरेस्ट क्या है? एग्जॉस्टिबल है बट साथ साथ रिन्यूएबल भी है। तो आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो उसको, यानी ये क्या है? दिस इज एग्जॉस्टिबल एज वेल एज दिस इज रिन्यूएबल। दोनों के दोनों इसके करेक्ट आंसर होंगे। सो फॉरेस्ट आर एग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी खत्म हो सकती हैं अगर आप रेकलेसली यूज करेंगे, लेकिन रिन्यू भी कर सकते हैं आप इसको ह्यूमन टाइम स्केल पे। आई होप मैं अपने प्यारे छोटे भाई बहनों को ये बात समझा पा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। एग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल रिसोर्सेस इसका सही आंसर होगा। अगर आपको लिखना है इसको तो आप इसको इस प्रकार लिखिएगा कि ये इसका आंसर होगा एग्जॉस्टिबल तो है, लेकिन एग्जॉस्टिबल का कौन सा टाइप? रिन्यूएबल, जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं। एग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल रिसोर्स, इस प्रकार आप इसका आंसर को लिखेंगे एग्जाम में। मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख के आपको यहां पे दे देता हूं। ठीक है बेटा, आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कोयले की। कोयला रे कोयला, कोयला रे कोयला, कोयला रे कोयला, काला कोयला। ये कौन है रे? ये कोल है, कोल। कहते हैं कोयला खुद को सर्फ एक्सिल से भी मांज ले तब भी काला का काला ही रहता है। ये वही कोल है बाबू लोग जिसका तुम मजाक उड़ाते थे। एक बार अपन बचपन में काले थे, अभी तो गोरे हो गए हैं थोड़े थोड़े। जो अपन को एक बार एक बच्चे ने कह दिया, अरे कोयला लग रहा है तू, समझ रहे हो? अपन काले थे, ऐसे बोलना थोड़ी चाहिए किसी को यार। कोई काला है जो उसको काला थोड़ी बोलते, अपन सामने थे, उसने बोला तू कोयला लग रहा है। उसके बाद उसका गोरा चेहरा अपन ने लाल कर दिया, बहुत दुख दिया अपन ने उसको। तुमने हमको ऐसे कैसे बोला? माता पिता ने हमको मना किया किसी का मजाक उड़ाने से, तुम हमारा मजाक उड़ाए, अब हम तुमको उड़ाएंगे। उसको हमने फिर गाल उसके लाल कर दिए। तो आपको ये करना नहीं है, अहिंसा परमो धर्म, है ना। मैं पूरी बात अभी बोलना नहीं चाहूंगा यहाँ पे, बट आप समझ गए। जरूरत पड़ रही है तो भैया हमारे साथ गलत किया उन्होंने, है ना, तो हमने बोल दिया, लेकिन आपको नहीं करना है, इग्नोर करना है। समझ रहे हो? हाँ जी भैया। तो अभी क्या बात करेंगे अपन? अभी बात करेंगे इसके ऊपर, कोयला दोस्तों कैसे बना और इसके क्या क्या टाइप है दोस्तों, समझेंगे इसके ऊपर। ठीक है, चलिए इसके ऊपर समझेंगे। आ जाओ, अब देखो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो चलिए इसकी थोड़ी सी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए बात करते हैं कार्बोनिफेरस एरा की। कार्बोनिफेरस एरा, या जिसको बोलते हैं कोल फॉर्मिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? कोल फॉर्मिंग पीरियड। ऐसा पीरियड या ऐसा एरा जहां पर आपका कोल की फॉर्मेशन हुई, और ये हुआ अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, 300 मिलियन साल पहले। कितना? 300 मिलियन साल पहले। इस एरा पे अपन जा रहे हैं, कार्बोनिफेरस एरिया या फिर जिसको बोलते हैं कोल फॉर्मिंग पीरियड, यहां पे अपन जा रहे हैं। कार्बन एज एक तरीके से हो गई। अब इस समय पे हमें किसको एनालाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय पे ये इस समय जो है, इस पे हमें किसे एनालाइज करना है। आइए हम बात करते हैं यहां पे कि हुआ क्या। तो यहां पे हम बात करेंगे स्वैम्प्स की। किसकी बात करेंगे? स्वैम्प्स की। तो उस समय पे स्वैम्प्स थे। क्या थे बेटा? स्वैम्प्स थे। अब ये स्वैम्प क्या होता है भैया, ये बता दो। स्वैम्प क्या होता है? इसको ऐसे समझो कि जंगल का एरिया है जो पानी में डूबा हुआ है। फॉरेस्ट एरिया कवर्ड विद वाटर, ठीक है ना। फॉरेस्ट एरिया फिल्ड विद वाटर, फॉरेस्ट एरिया फिल्ड विद वाटर, यानी पानी से भरा हुआ फॉरेस्ट एरिया है, इसको बेसिकली कहते हैं स्वैम्प। देखा है एनाकोंडा मूवी के अंदर, देखा जंगल पानी के अंदर ऐसे होता है, पानी भी होता है। तो जो ट्रीज वगैरह है, फॉरेस्ट वगैरह, दैट इज बेसिकली फिल्ड विद वाटर, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ठीक है, एनाकोंडा पिक्चर के अंदर देखते हैं ऐसा। अभी हुआ क्या कि ये जो स्वैम्प थे बेटा, इनके साथ क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट है। अब 300 मिलियन साल पहले जो स्वैम्प थे
वहां पे क्या हुआ, बहुत जोरदार फ्लड्स आए। क्या आई बेटा, बाढ़ आई, बाढ़, बहुत ज्यादा बाढ़ आई, तो फ्लड्स आए। अब इस फ्लड्स के आने से होगा क्या, मुझे बताइए क्या होगा। जो पेड़ वहां मार्केट में थे उखड़ के सीधा अंदर चले गए पानी के, ठीक है। सो जो वहां पे पेड़ वगैरह थे, जो पेड़ पौधे वहां पे लगे हुए थे, ठीक है ना, वो उखड़े और सीधा गए पानी के अंदर। सो बिकॉज ऑफ द फ्लड्स जो भी ट्रीज, पेड़ पौधे लगे हुए थे उखड़ के अंदर चले गए। अब उखड़ के अंदर चले गए तो इससे होगा क्या भैया, उखड़ के अंदर चले गए, पानी में ऑक्सीजन की कमी हुई, मतलब वो पानी के अंदर चले गए, तो वहां पर जो एनएरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, यानी जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जिंदा रहते हैं, वो इसको डीके करना स्टार्ट करते हैं, इसको डीकंपोज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो इन फ्लड्स की वजह से कुछ जो आपके प्लांट्स थे, ठीक है ना, वो उखड़ गए, उखड़ के पानी में चले गए, और एनएरोबिक बैक्टीरिया का डीकंपोजिशन स्टार्ट करता है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे, यस, माइक्रोबियल प्रोसेस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये जो प्लांट्स थे, या बेसिकली हम कह सकते हैं जो ट्रीज थे, ये जो प्लांट्स थे या बेसिकली जो ट्रीज थे, इनका क्या हुआ, इनका यहां पे डीकॉम्पोजिशन स्टार्ट हुआ। इन प्लांट्स का बेसिकली डीकॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया बेसिकली वो होता है जो आपका क्या करता है, एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन में डीकॉम्पोजिशन करता है, जिंदा रहता है। एनारोबिक जो लैक ऑफ ऑक्सीजन में सरवाइव करता है, ठीक है, ये चल रहा है। अब इस डीकॉम्पोजिशन के बाद होता क्या है, इस डीकॉम्पोजिशन के बाद यहां पे सबसे पहले फॉर्मेशन होता है किसका, यहां पे सबसे पहले फॉर्मेशन होता है आपके PEAT, पीट का। क्या होता है ये, इसको बोलते हैं पीट। ये स्टेज नंबर 1 है, ये कोयला नहीं है, फिर से सुन लीजिए, कोयला नहीं है। तो मैंने सिंपल सरल सी बात बोली, जो फॉरेस्ट एरिया दैट वाज कवर्ड विद लैंड, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लडिंग हुई तो पेड़ उखड़ के सीधा पानी के अंदर गए, पानी के अंदर चले गए, तो डीकॉम्पोजिशन बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो लैक ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव करता है, पानी के अंदर चले गए। अब ये यहाँ पे इनका डीकॉम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है ना। और ये डीकॉम्पोजिशन जो हो रहा है बेटा, ये डीकॉम्पोजिशन जो हो रहा है बेटा, इस डीकॉम्पोजिशन के बाद सबसे पहले फॉर्मेशन होती है पीट की, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, जहां पर आपके प्लांट्स उखड़े थे वहां पे नए प्लांट्स उगे, बाढ़ आई, वो भी उखड़ के अंदर चले गए, उगे, बाढ़ आई, उखड़ के अंदर चले गए। समझ रहे हो, तो जो नए प्लांट्स उगे उखड़ के वापस अंदर चले गए, तो जो पहले वाले थे वो और नीचे चले गए। बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। फॉरेस्ट एरिया फिल्ड वाले स्वैम्प्स थे, यहाँ पे फ्लड्स आए, पेड़ उखड़ के सीधा पानी के अंदर चले गए, पानी के अंदर गए, एनारोबिक बैक्टीरिया डीकंपोज करके पीट बना रहा है। अब क्या, वहां पे नए पेड़ उगे, वो भी उखड़ के सीधा अंदर चले गए। ऐसे जो पहले वाले थे उनके ऊपर दूसरी लेयर है, ये नीचे जाते जा रहे हैं, 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 ठीक है ना। तो यहां पे क्या हुआ, न्यू प्लांट्स वर ग्रोन, न्यू प्लांट्स ग्रोन एंड फर्दर fall into water forming layer over previous one। पुरानी वाली के ऊपर इन्होंने एक लेयर और बना दी है ना। अब इससे हो क्या रहा है ना, प्लांट्स फॉल इनटू द वाटर, इसको यहां पे लिख देता हूं, प्लांट्स फॉल इनटू द वाटर, प्लांट्स फॉल इनटू वाटर, प्लांट्स फॉल इनटू वाटर, ये पानी के अंदर जाते हैं, ठीक है बेटा, गिर के। अब डीकंपोजिशन कर रहा है एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया लैक ऑफ ऑक्सीजन में इसको डीकंपोज करके पीट बनाएगा। ये पहला स्टेप है, इसको बोलते हैं पीटिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, इस स्टेप का नाम नोट कर लीजिए, यहां से जो यहां पे स्टेप आ रहा है इसको बोलते हैं पीटिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, पीटिफिकेशन बोलते हैं। पीटिफिकेशन से सबसे पहले पीट की फॉर्मेशन होती है। ये ट्रांजिएंट स्टेट है, यानी बीच की स्टेट है। प्लांट्स और कोयले के बीच में जो स्टेट होती है उसको बोलते हैं पीट, PEAT, पीट। कोयला नहीं है, जहां पे बताया जा रहा है गलत बताया जा रहा है। अब और प्लांट, जहां से पहले प्लांट उगड़े थे वहां दूसरे प्लांट उगे, उखड़ के वो भी अंदर गए, पहले वाली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ गई। अब इससे बेसिकली होगा क्या, अब ये क्या करेगा, यहां पे प्रेशर बढ़ाएगा, प्रेशर इंक्रीज्ड ऑन प्रीवियस लेयर, ठीक है ना। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ाता जाएगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज ऑन द प्रीवियस लेयर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इस लेयर पे जैसे जैसे वो नीचे जाती जा रही है उस पे प्रेशर बढ़ रहा है,
टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है, तो होगा क्या, मॉइस्चर कंटेंट, यानी उनके अंदर जो वाटर का कंटेंट है बेटा, वो मॉइस्चर का कंटेंट धीरे धीरे घटता जाएगा। एंड यहां पर क्या होता जाएगा, मॉइस्चर घटेगा एंड कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली बने हुए तो कार्बन से ही है। अब उसके अंदर से अगर मॉइस्चर बाहर जाता जाएगा, यानी वाटर बाहर निकलता जाएगा, तो वो सिर्फ कार्बन रिच हो जाएगा। मान लो उसके अंदर पहले उसकी जो बॉडी थी, उसके अंदर मान लो पहले 30% कार्बन 70% पानी था, अब वो पानी उड़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो प्योरली कार्बन से बनता जा रहा है, कार्बन का परसेंटेज उसकी बॉडी में बढ़ता जा रहा है। मेरी बॉडी से अगर तुम पर्टिकुलर H2O को निकाल दो फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी बॉडी क्या, अगर मान लो कार्बन और मॉइस्चर है, तो दैट विल बी रिच इन कार्बन। समझ रहे हो? इस प्रोसेस को, परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है, इस प्रोसेस को कोलिफिकेशन कहते हैं। तुम्हारी किताब कार्बोनाइजेशन कहती है, मैं कह रहा हूं वो गलत है, इस पे रिसर्च करोगे तो तुमको मिल जाएगा। इस प्रोसेस को कोलिफिकेशन कहते हैं, कार्बोनाइजेशन नहीं कहते। अभी कह रहा हूं ओपनली, तुमको लिखना है कार्बोनाइजेशन, लिख के आ जाना, स्कूल वाले संतुष्ट होते हैं तो होने देना। असली नाम इसका कोलिफिकेशन है। कोल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं कोलिफिकेशन, ठीक है ना। ये सेकंड स्टेप होता है कोल फॉर्मेशन में। पहला पीटिफिकेशन, पीट बनता है, पीट के बाद कोल बनता जाता है। अलग अलग स्टेप्स बनेंगे कोल के अंदर, कोल भी अलग अलग टाइप्स के बनेंगे जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। समझ में आई? समझ में आ गई? समझ में आ गई? सर यू इग्नोर मी, भाई मैं किसी को इग्नोर नहीं करता, ठीक है ना। चलो, सल्फ्यूरस ऑक्साइड, भाई तुम अलग ही ऑक्साइड बना रहे हो अपने, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर विल गिव सल्फ्यूरस एसिड, SO3 प्लस वाटर विल गिव, SO3 प्लस वाटर विल गिव सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। SO2 प्लस वाटर विल गिव H2SO3, यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव सल्फ्यूरस एसिड। ये ऑक्सीडाइज होगा तो बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ये बात कही थी मैंने, ठीक है। आई होप आपको अभी ये बात समझ में आ रही कि कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा था बेटा? क्योंकि वो जो पहले वाली लेयर है वो धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है और उसके ऊपर और नई लेयर्स आती जा रही हैं। तो इस प्रकार से कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हैं, प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना। तो एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। जो आपका फॉरेस्ट एरिया दैट वाज फिल्ड विथ वाटर था, वहां पे बाढ़ आई, पेड़ उखड़े और उखड़ के सीधा पानी में गए। अब हुआ क्या कि जो एनएरोबिक बैक्टीरिया था, यानी जो लैक ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव करता है, इसको डीकंपोज करता है एंड इसको बनाता है, पीट में कन्वर्ट करता है। कोल और प्लांट्स के बीच की एक स्टेट होती है, इसको बोलते हैं पीट। अब यहां पे नए प्लांट्स उगेंगे, ठीक है। जहां पे पहले वो प्लांट तो उधर नए प्लांट उगे, उखड़ के वो भी पानी के अंदर गए, ठीक है। अब वो जो पहले वाली लेयर थी उसके ऊपर दूसरी लेयर आ गई, ऐसी उसके बाद तीसरी लेयर आएगी। तो क्या होगा, पहले वाली लेयर में प्रेशर पड़ेगा, वो और नीचे जाएगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि कोर में हम जितना नीचे जाएंगे, अर्थ क्रस्ट में जितना नीचे जाएंगे, टेम्परेचर हमेशा बढ़ेगा। इसीलिए जो हमारा क्रस्ट के बाद मेंटल के बाद कोर है, जितना आप नीचे जाएंगे अर्थ के अंदर, आपका टेम्परेचर बढ़ता है। तो मॉइस्चर यानी वाटर वेपर का जो कंटेंट है बेटा घटेगा। क्या घटेगा? मॉइस्चर यानी वाटर वेपर का जो कंटेंट है घटेगा और कार्बन का परसेंटेज जो है वो रिलेटिवली बढ़ेगा। जो पहले कार्बन और मॉइस्चर का परसेंटेज था, मॉइस्चर उड़ गया, कार्बन बचा था, वो कार्बन के परसेंटेज में रिच होता जा रहा है। इस प्रोसेस को कोलिफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कोलिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब इससे आते हैं टाइप्स ऑफ कोल। कौन कौन से कोल्स के टाइप्स हैं, आइए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला कोल का टाइप है, जो सबसे पहला कोल बनता है लिग्नाइट, फिर बनता है बिटुमिनस और फिर बनता है एंथ्रासाइट। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, इसके अंदर भी मैं आपको कहानी बताऊंगा। इसका कलर कौन सा होता है? ये ब्राउन कलर का कोल होता है। 60 से 70% पानी है और मॉइस्चर कम होगा, मॉइस्चर डिक्रीजेस, तो रिलेटिवली कार्बन कंटेंट बढ़ेगा। ये काले कलर का है, 70 से 80%। फर्दर मॉइस्चर उड़ जाएगा और मॉइस्चर उड़ेगा, मॉइस्चर डिक्रीजेस, तो यहां पे शाइनी ब्लैक 90 to 98% कार्बन कंटेंट होता है। तो ये ब्राउन कोल है, ये काला कोल है, ये शाइनी ब्लैक चमकदार काला कोल है। 90 to 98% कार्बन है, 70 to 80% कार्बन है, 60 to 70% कार्बन होता है इसमें। तो अगर इसको एक बार में समराइज करूं तो आपके जो प्लांट्स थे, देखिए मैंने एनिमल्स नहीं लिखा, ओनली प्लांट्स लिखा बेटा। प्लांट्स थे, प्लांट्स थे, ये बेसिकली डाई, फॉल
फॉल एंड डाई। पहला स्टेप पीटिफिकेशन। पीटिफिकेशन से क्या बनेगा, याद कीजिए अभी बताया था, पीटिफिकेशन से सबसे पहले बनेगा पीट। उस पीट के बाद दोस्तों क्या होगा, यहां पे दूसरा स्टेप होगा कोलिफिकेशन। कोलिफिकेशन वाले प्रोसेस के अंदर क्या होगा, कोल बनना स्टार्ट होगा। अब कोलिफिकेशन के अंदर 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले होगा लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद बनेगा बिटुमिनस, और बिटुमिनस के बाद बेसिकली बनेगा एंथ्रासाइट। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कोल कौन सा है, सबसे सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। ठीक है, मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल क्या है, यह है लिग्नाइट, यह है एंथ्रासाइट। जितना ज्यादा कार्बन परसेंटेज होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी को निकालेगा। तो आपको मैंने पढ़ाया था कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कंबशन एंड फ्लेम, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा हीट एनर्जी निकालेगा। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और ये जो कोल है ये हाउस होल्ड कोल भी कहलाता है। घरों में जो काला कोल आता है ये बेसिकली यही होता है, हाउस होल्ड कोल, घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला कोल। समझ पा रहे हैं क्या बेटा, एनसीईआरटी यहां कार्बोनाइजेशन कहती है, मैं कोलिफिकेशन कह रहा हूं। मैंने आपको अभी बता दिया, बाकी आपको लगता है कार्बोनाइजेशन लिखना है आप लिख सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, पर मेरा कर्तव्य है आपको सही बताना। बेटा आपकी बुक में लिखा है पीट, अगर आपका कोल का फॉर्म है तो वो गलत है, मैं फिर से बता रहा हूं, ट्रांजिएंट स्टेट है। इसके इन दोनों के बीच की ट्रांजिएंट स्टेट है। सबसे पहला जो कोल का टाइप होता है वो होता है लिग्नाइट। मैं फिर आपको बता रहा हूं, ठीक है, फिर से मैंने आपको बताया ये ट्रांजिएंट स्टेट है इन दोनों के बीच की। पहला है लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। ये आपकी एक तरीके से ट्रांजिएंट स्टेट है इन दोनों के बीच की। तो प्लांट्स आपके मर गए, गिर गए, बना सबसे पहले पीट, फर्दर आपका क्वालिफिकेशन होगा लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। जितना ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा उतना वो मॉइस्चर लूज करेगा, उसका कार्बन कंटेंट रिलेटिवली बढ़ेगा और उसको कहेंगे क्वालिफिकेशन, कोल बनने का प्रोसेस। अब यहां तक आई होप मैं अपने प्यारे बच्चों को सारी की सारी बातें समझा पा रहा हूं। चैट बॉक्स में एक बार आए भैया लगा देना कि भैया यहां तक आपकी कथा हमें क्लियर हो गई है, मजा आ रहा है, कोई जीवन में दुख नहीं है। फटाफट से बता देंगे इनटू द चैट बॉक्स, प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से बता देंगे चैट बॉक्स के अंदर, फटाफट से फटाफट से फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट आए। बहुत बढ़िया 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 बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया, ओके बहुत बढ़िया। देखिए जो भी डेटा मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा वेल रिसर्च डेटा है, तो उस पर टेंशन ना लें। अब व्हाट टाइप ऑफ कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, भाई हमारे यहाँ पे बिटुमिनस है, सब बिटुमिनस कोल का ही इस्तेमाल होता है, पहली चीज। ठीक है, लिग्नाइट 25 नहीं भाई, मैं रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ 60% से 70% ही होता है। आप कहीं और अच्छे से ढूंढे, उसके अंदर आपको मिल जाएगा वो कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से। बहुत सारे रिसर्च पेपर है, बहुत सारा अच्छा डिटेल्ड रिसर्च कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो आइए अब आपका एक दिमागी जो खेल चल रहा है कंफ्यूज करने का कि क्वालिफिकेशन या कार्बनाइजेशन, मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। तो अब हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं जो किताब में नहीं है, जिसका नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल या कार्बनाइजेशन, अभी हम पढ़ेंगे। तो क्वालिफिकेशन और कार्बनाइजेशन क्या होता है, आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब इसको समझने से पहले हमें ये दोनों शब्दों के बीच में एक क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए। जब हमें डिफरेंस पता नहीं होता तो हमें दर्द होता है, हमारे कंसेप्ट की क्लैरिटी हिल जाती है। किताब बोलती है ये, हर बात में यही बोल देती है, ये और ये अलग प्रोसेस है। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, ये और ये अलग प्रोसेस है, अलग अलग डिफरेंट। कैसे, अभी बताता हूं। देखिए क्वालिफिकेशन को मैं समराइज करना चाहूंगा यहां पे। क्वालिफिकेशन अभी आपने पढ़ा क्या होता है, मान लीजिए प्लांट्स है यानी ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है मैं आपको वो भी बताता हूं। ऑर्गेनिक मैटर का ऐसी कोई भी चीज जो आपको लिविंग सोर्सेज से मिले, यानी प्लांट्स और एनिमल से मिले, हम भी एनिमल किंगडम में आते हैं, प्लांट्स और एनिमल से मिले उस चीज को अपन कहते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब अभी सरल भाषा में मैं बताना चाहूं आपको, आगे और कंडीशंस आएंगे आपको इसको समझने के लिए। ऑर्गेनिक का मतलब
मेड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, बात खत्म। यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिले आपको, उसको बेसिकली कहेंगे हम ऑर्गेनिक। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक। तो जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर यहां पे मैं मानता हूं प्लांट्स, ठीक है ना बेटा? बहुत बढ़िया। तो सुनील भैया यहां पे क्या हुआ, अगर आपने देखा हो तो सबसे पहले स्टेप में पीटिफिकेशन हो रहा था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो रहा था। तो अगर यहां पे आपको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मिले, आपको याद होगी पहली कंडीशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक बैक्टीरिया आके उसको तोड़ रहा है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन HTHP, इसका मतलब हो गया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो ऑर्गेनिक मैटर को जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा था और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मिल रहा था दोस्तों, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? वो कन्वर्ट हो रहा था कोल के अंदर। किस में कन्वर्ट हो रहा था? कोल में कन्वर्ट हो रहा था। किस में कन्वर्ट हो रहा था? कोल में कन्वर्ट हो रहा था। यही था ना प्रोसेस, यही था प्रोसेस, है ना? इसको कोलिफिकेशन कहते हैं। कोल में कन्वर्ट होना, दैट इज बेसिकली कोलिफिकेशन, है ना? इसके स्टेप्स भी हैं भाई। ऑर्गेनिक मैटर सबसे पहले पीट बनेगा, पीट से बेसिकली लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस, बिटुमिनस से एंथ्रासाइट। तो ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि जो प्लांट से मिल रहा है, ये प्लांट्स मर गए, है ना, फिर ये गिर गए, उसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे कोल बन गए, दैट इज कोलिफिकेशन। ये नेचुरल है। ये कैसा प्रोसेस है? अगर मैं प्रोसेस का टाइप आपको समझाऊं तो कोई इंसान कर रहा है? नहीं, ये प्रोसेस आपका नेचुरल है। दूसरी बात, ये प्रोसेस आपका स्लो है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। एक तो ये प्रोसेस नेचुरल है, दूसरा ये प्रोसेस स्लो है, बहुत आराम से हो रहा है, वक्त लेके होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। कार्बोनाइजेशन का ये है? नहीं, गलत, नहीं, गलत। अब जो आपकी किताब में लिखा है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज नोन एज कोलिफिकेशन या कार्बोनाइजेशन, ये होगा। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस, natural and slow process of conversion of dead vegetation into coal, of dead vegetation into coal is known as, क्या बोलेंगे इसको? is known as कोलिफिकेशन। वेजिटेशन समझते हैं? एक पर्टिकुलर एरिया में जो आपके प्लांट्स प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं वेजिटेशन। मरा हुआ वेजिटेशन, यानी मरे हुए प्लांट्स के बारे में चर्चा हो रही है। तो नेचुरल या स्लो प्रोसेस, नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज नोन एज कोलिफिकेशन, नॉट कार्बोनाइजेशन। आपको लिखना है तो आप लिख के आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तो यही बताऊंगा जो सही है, किताब की चीज मैं नहीं फॉलो करूंगा अगर वो सही मुझे नहीं लग रही, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, आप कार्बोनाइजेशन लिख सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कार्बोनाइजेशन और इसके अंदर, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है ना? ये कोल है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं यहां पे, कुछ लोग इसको क्या लिखते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पे लिखते हैं कुछ लोग, कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कार्बन रिच रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब होता है जो चीज बचे, किसी एक पर्टिकुलर केमिकल प्रोसेस के बाद जो चीज बचती है उसको रेसिड्यू कहते हैं। अब ये चीज कार्बन में रिच है और इसको हम लोग बोलते हैं सरल भाषा में, सिंपल भाषा में बोलते हैं कोल। तो ये आपका हो गया प्रोसेस कोलिफिकेशन। लेकिन बेटा यहां पे कार्बनाइजेशन यही है क्या? बिल्कुल नहीं। अब आप इस बात को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। तो यहां पे मैं टर्म लिख रहा हूं पायरोलाइसिस, या मैं लिख रहा हूं कार्बोनाइजेशन, ये अलग प्रोसेस हो गए दोनों। पायरोलाइसिस या फिर कार्बोनाइजेशन अलग चीज है, कोलिफिकेशन नहीं है। अब आप समझेंगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है? अब जैसे कि यहां पर क्या होगा, यहां पर भी आपके पास ऑर्गेनिक मैटर है, बात को समझिएगा। ऑर्गेनिक मैटर है आपके पास, ऑर्गेनिक मैटर में मान लीजिए उठा लेता हूं कोल, खुद कोल को उठा लेता हूं, कोल भी तो ऑर्गेनिक मैटर हुआ भाई, प्लांट से ही तो मिल रहा है कोल, तो ऑर्गेनिक मैटर हुआ ना। एनीथिंग दैट इज अवेलेबल फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज कोल, इज नोन एज ऑर्गेनिक मैटर। इसको तुम आर्टिफिशियली हीट दो, आर्टिफिशियली हीट दो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, बात को सुनना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में तुम गर्म करो, समझ रहे हो? कार्बन रिच रेसिड्यू बनेगा, कार्बन रिच रेसिड्यू मिलेगा तुमको। इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। दोनों में बहुत डिफरेंस हो गया बाबू लोग,
ये बहुत डिफरेंस हो गया, ओपनली बोल रहा हूं, जाके सर्च कर लेना। ये प्रोसेस कैसा होता है? ये प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल। कैसा? आर्टिफिशियल, यानी इंसानों के द्वारा कराया गया, और ये फास्ट प्रोसेस होता है, तेज होता है, बहुत तेज होता है, फास्ट प्रोसेस है। आर्टिफिशियल मतलब इंसान करवा रहे हैं भाई। ऑर्गेनिक मैटर उठाओ कोल, इसको हीट करो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तुम कर रहे हो, उसके बाद ये कार्बन रिच रेसिड्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल एंड फास्ट प्रोसेस है, कार्बनाइजेशन कहते हैं इसको। कंफ्यूज्ड है किताब, मैंने आपको बता दिया। मैं किसी भी गलत वे में किसी को डिफेम नहीं करना चाह रहा, बस मैं अपनी रिसर्च जो मुझे लगा सही लगा मैंने पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर कार्बनाइजेशन लिखना है उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, मैं मना नहीं करूंगा, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पायरो और लाइसिस। पायरोलाइसिस में वर्ड दो हैं, पायरो और लाइसिस। देखिए हीट देके एक तरीके से हम तोड़ रहे हैं ना, हम ऑर्गेनिक मैटर को हीट देके, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी चीज को हीट देके तोड़ना। क्या करना बेटा? हीट देके तोड़ना। लाइसिस मतलब तोड़ना, पायरो मतलब हीट, हीट देके तोड़ दिया हमने। यहां पे हीट देके हम एक तरीके से तोड़ के यहां पे कार्बन रिच रेसिड्यू बना रहे हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो इस पायरोलिसिस या कार्बनाइजेशन का एक टाइप है, इसका एक टाइप है क्या? इसका एक टाइप है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जिसमें अपन हीट देंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और कोल हमारा टूट जाएगा, पायरोलिसिस कहेंगे उसको, ठीक है। तो हीट के प्रेजेंस में हीट देंगे, हम किसी चीज को तोड़ेंगे, ठीक है ना, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली इसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, विच इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ पायरोलिसिस या कार्बनाइजेशन। इन दोनों का एक टाइप है। तो पायरोलिसिस और कार्बनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिक मैटर दैट इज बेसिकली कोल, ठीक है, उसको हीट किया अपन ने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, कार्बन रिच रेसिड्यू में कन्वर्ट हो गया। पायरोलिसिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ, पायरोलिसिस का एक टाइप है, इसका एक टाइप है ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में हम क्या करेंगे? इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में आप क्या करेंगे? आप यहां पे कोल जो है ये आपका ऑर्गेनिक मैटर है, इसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करके कार्बन रिच रेसिड्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो एक तरीके से यही प्रोसेस आप डिफाइन कर रहे हैं, जो मैंने वहां लिखा है, वापस नहीं लिख रहा हूं, यही चीज यहां पे होने वाली है। समझ में आ गई बात? चलो मैं आपको बताता हूं अभी ये कैसे होगा, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में भी आएगा। चलिए आइए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का सेटअप कुछ इस प्रकार दिखता है। इसका एक 3D वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा, ठीक है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी कोल गैस क्या होती है, कोल्टार क्या होता है, सब मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे कोल गैस निकलती हुई दिखेगी आपको, अब बस आप 2 मिनट रुक जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कोल मैंने लिया है वो है कोल का पाउडर लिया है। कोल का पाउडर का मतलब हो गया यहाँ पे पल्वराइज्ड फॉर्म ऑफ कोल है, पल्वराइज्ड फॉर्म। पल्वराइज्ड का मतलब होता है पाउडर्ड फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। पल्वराइज्ड यानी पाउडर के फॉर्मेट में हमने यूज किया है। एक बच्चे ने थर्मल पावर प्लांट बोला था, थर्मल पावर प्लांट में जो कोयले का इस्तेमाल होता है पाउडर की फॉर्मेट में होता है। रीजन ये है कि उसमें सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जैसे अगर आप एक गट्ठा यूज करें, एक आप कोल का टुकड़ा ऐसे यूज करें, तो इसका जो सरफेस एरिया है जलने का वो ये रहेगा सरफेस एरिया। लेकिन आपके इसी गट्टे को अगर मैं तोड़ दूं, तो आपके इस गट्टे को मैं ऐसे तोड़ दूं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दूं, ऐसे तोड़ दूं, ऐसे तोड़ दूं आपके इन गट्ठों को मैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए सरफेस एरिया बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये देखिए सरफेस एरिया जो है, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया जो है वो बेसिकली क्या है, बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये ज्यादा बेसिकली तेज रिएक्ट भी करेगा और ज्यादा हीट एनर्जी भी निकालेगा। सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसके कंपैरिजन में यहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, समझ रहे? सरफेस एरिया जो है वो बेसिकली आपका बढ़ जाता है। चलिए अब इसमें होगा क्या उसको समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने कोल पाउडर को, कोल के पाउडर को, कौन सा कोल यूज करना है सुनील भैया? बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल। इसका अपन सेटअप लगा रहे थे, बहुत बढ़िया। अपन ने एक जुगाड़ लगाया था कि सॉस की बोतल में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करेंगे, बट प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर जो कांच था वो सही से हीट नहीं हो पा रहा था, मतलब अनइवन हीटिंग हो रही थी, तो कांच फूटा और मेरे को लगते लगते बचा। तो आप लोग ऐसा ट्राई ना करें, मैं थोड़ा इसका एक सेटअप बना रहा हूँ
थोड़ा सा वो सही से काम नहीं कर रहा था, बट करेगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन करेंगे उस पर काम, वो करेगा। ठीक है, चलो चलिए, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, यहां पे देखते हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इसको देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, मजा आएगा। ठीक है भैया, इसको बहुत जोरदार हीट करो, तड़ 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 तड़, अरे भयंकर तरीके से हीट कर दो यार दोस्तों, खत्म। ठीक है, अब यहां पे क्या है, इस ट्यूब में इसको बंद कर रखा है, यहां पे क्या है, कंडीशन समझना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको बोला था आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको हीट करेंगे, याद करिए मैंने क्या बोला था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऑर्गेनिक मैटर दैट इज कोल को हीट कर रहे हैं, कर दो भाई, कर दिया, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों यहां पे क्या होगा, इसके अंदर से कुछ वेपर्स बाहर आएंगी, कुछ वेपर्स बाहर आएंगी, बहुत बढ़िया, बाहर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वेपर्स का पार्ट यहां पे कंडेंस हो जाएगा और चिपक जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा, और कुछ पार्टिकल्स यहां पे चिपक जाएंगे, ठंडे होके चिपक जाएंगे ऐसे। इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, इन पार्टिकल्स को हम बोलेंगे पार्टिकल्स ऑफ गैस कार्बन। क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स ऑफ गैस कार्बन, ये चिपक जाएंगे। अब इसके अंदर से ये जो डिलीवरी ट्यूब है, ये डिलीवरी ट्यूब कहलाती है बेटा, क्या कहलाती है, डिलीवरी ट्यूब। अब डिलीवरी ट्यूब के अंदर से ये आपकी वेपर्स ट्रेवल करेगी, ट्रेवल करेगी वेपर्स, बढ़िया से ये यहां से ट्रेवल करके कॉनिकल फ्लास्क में पानी है उसके अंदर जाएगी। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग वाटर, इस फ्लास्क के अंदर जहां पानी है, इस पानी के अंदर यहां पे जो ये वेपर्स थी, ये बेसिकली आपकी ट्रेवल होती हुई जा रही है, यूं करके जा रही है। ठीक है, ऐसे जा रही है। अब यहां पे आपको दो लेयर्स देखने के लिए मिलेगी प्यारे बच्चों, ध्यान से फोकस करना। यहां से कुछ वेपर्स निकली, ठंडी होकर कुछ ने पार्टिकल्स बनाए, कुछ यहां से पास करके इधर जाएगी जहां पानी है। अब पानी में जाने के बाद क्या होगा, ऐसे दो सेपरेट लेयर्स बन जाएगी, दो सेपरेट लेयर्स बन जाएगी। जो ऊपर वाली लेयर है वो कहलाएगी अमोनिया लिकर, है ना, ये कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसको बोलते हैं अमोनियकल, आईसीएससी वाले प्यारे बच्चे समझ रहे होंगे, अमोनियकल लिकर बोलते हैं, या बेसिकली अमोनिया लिकर बोलते हैं, वो बन जाएगा। और नीचे बनेगा कोल टार, क्या बनेगा, ये बनेगा कोल टार, ब्लैक थिक लिक्विड, काला मोटा गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड बन जाएगा, नीचे इसको कहेंगे कोल टार। ये इसके ऊपर अमोनिकल लिकर, बहुत बढ़िया। और जो बची हुई गैसेस हैं, जो अनरिएक्टिव गैसेस अभी भी बची हैं, जो इसमें डिसॉल्व नहीं करी हैं, वो बेसिकली यहां से बाहर निकलेगी एज कोल गैस। ठीक है, और ये कोल गैस किसका मिक्सचर होती है, कोल गैस जो होती है दैट इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ मीथेन प्लस हाइड्रोजन, मीथेन प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मिक्सचर होती है ये। ठीक है ना, मीथेन प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होती है कोल गैस। ठीक है, और यहां पे जो रेसिड्यू बचेगा, अब ये जो रेसिड्यू बचा है, कार्बन रिच रेसिड्यू बचेगा, कार्बन रिच रेसिड्यू, देखिए इसके अंदर से जो भी वॉलेटाइल चीजें, यानी जिनका जो चीजें आसानी से वेपर बन जाती है उनको बोलते हैं वॉलेटाइल, जो वॉलेटाइल चीजें थी कोल से बाहर आ गई और कार्बन रिच रेसिड्यू यहां पे बच गया, वो कार्बन रिच रेसिड्यू यहां पे क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोक। कोक, कोक, अरे वो पीने वाला कोक नहीं, ये कोक अपना केमिस्ट्री वाला कोक है, ठीक है ना। हाँ, पहला प्रोडक्ट कोक, दूसरा प्रोडक्ट गैस कार्बन, तीसरा प्रोडक्ट अमोनिया लिक्विड, चौथा प्रोडक्ट कोल टार, और पांचवा प्रोडक्ट कोल गैस। 5 प्रोडक्ट मिलेंगे। ये 5 प्रोडक्ट आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहे हैं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, अरे भैया मजा आ रहा, मजा आ रहा, मजा आ रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही, समझ में आ गई बात। तो इसको कहते हैं कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, या बेसिकली कहते हैं पायरोलिसिस। आई होप मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को समझ में आ गया। ऑर्गेनिक मैटर से कार्बन रिच रेसिड्यू मिला, और क्या चाहिए दोस्तों, दोस्तों और क्या चाहिए, सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग, ये भारी है, ये हल्की है, ये नीचे आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा, सेपरेट यानी अलग अलग, अलग अलग, ये भाई नीचे इसके ऊपर है, ये नीचे इसके ऊपर है, अलग अलग आ गई ना, आपस में घुल नहीं रही है, मिक्स नहीं हो रही, जैसे तेल और पानी। ठीक है, कल एग्जाम है, हो जाएगा बढ़िया, अपन काम करा देंगे। अभी देखो,
तो अपन ने कोल का पाउडर लिया, पल्वराइज्ड फॉर्म में कोल लिया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया, वॉलेटाइल चीजें उड़ के यहां से निकली, ठंडी हुई गैस कार्बन, यहां से गए डिलीवरी ट्यूब से पानी के अंदर, दो लेयर बनेगी, एक बनेगी ऊपर कलरलेस लेयर अमोनिया लिकर की, अमोनिया लिकर की ऊपर लेयर, और नीचे ब्लैक थिक लिक्विड बनेगा कोल टार। बची हुई गैसेस कोल गैस जो बनी है मीथेन प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड से। अमोनिया लिकर क्या होता है वो भी बता देता हूं, ये बेसिकली क्या होता है, तो इसमें क्या है कि अमोनिया गैस होती है, ठीक है ना, वहां से अमोनिया गैस निकल रही है, अमोनिया प्लस वाटर मिलेगा, तो ये क्या बनाएगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी। इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अमोनिया लेकर कहते हैं, जो आपको यहां मिलेगा। बची हुई गैसेस निकल जाएगी, इसको कोल गैस कहते हैं। इनके यूजेस भी पढ़ाऊंगा अभी, पर इससे पहले आपको एक मस्त वीडियो दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो फटाफट से इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, जल्दी से ध्यान से देखिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से, ठीक है। अरे एग्जाम से नहीं डरना भैया। तो कोल है यहां पे, वाटर है दूसरी वाली ट्यूब में, देखिए डिलीवरी ट्यूब से कनेक्टेड है वाटर, बढ़िया से हीट करेंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहां से देखिए कलरलेस वेपर्स कुछ निकलेगी, ये यहां से ट्रेवल करके इस पानी के अंदर जाएगी। यहां पे देखिए दो लेयर्स बनने वाली हैं, ठीक है, 2 लेयर्स विल बी फॉर्म्ड हेयर इन दिस केस, ठीक है, 2 सेपरेट लेयर्स बन जाएगी यहां पे। नीचे वाली लेयर को कहेंगे कोल टार, बिल्कुल भाई बिल्कुल, कोल टार नीचे वाली लेयर, और ऊपर वाली क्या कहलाएगी, अमोनिया लिकर या अमोनिकल लिकर। उसके बाद जो बची हुई गैसेस होंगी वो आपकी एग्जिट कर जाएंगी एज कोल गैस, ठीक है, दैट विल एग्जिट एज कोल गैस। आई होप ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। और यहां पे जो आपका कार्बन रिच रेसिड्यू बचेगा दैट इज बेसिकली नोन एज कोक। तो एक बार मैं फिर से चला देता हूं, और मैं चाहता हूं कि एक बार आप फिर से इस चीज को देखें, जल्दी से आप लोग देखें इस चीज को, ठीक है, फटाफट से देख लीजिए इस चीज को। जल्दी जल्दी देख लेंगे, फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग ब्रेक लेते रहिए कीजिए, कुछ कुछ खा पीते लिया कीजिए, है ना, बहुत बढ़िया। और जो बचा हुआ रेसिड्यू कोक, इसमें पार्टिकल्स ऑफ गैस कार्बन के बारे में नहीं बताया गया है, बट आई होप आपको पता चल गया है कि सुनील भैया ने बताया था इसके बारे में हमें, ठीक है। अब अगली चीज के बारे में स्टडी करते हैं, नो देम मोर, थोड़ा और जान लीजिए इनके बारे में फटाफट से। तो सबसे पहले बात करें, चर्चा करें कोक के बारे में। कोक क्या होता है, ये बेसिकली टफ पोरस एंड ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, काले कलर का सब्सटेंस होता है, कार्बन में रिच होता है। पोरस का मतलब क्या होता है, कंटेनिंग होल्स। अब इसमें होल्स क्यों होते हैं, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, आपको अगर मैं चीज बताऊं तो आप खुद समझ जाएंगे। मान लीजिए कोल का एक छोटा टुकड़ा था, इसके अंदर से अगर वॉलेटाइल चीजें निकलेगी तो ऐसे छेद बनाते हुए निकलेगी ना, छेद बनाते हुए निकलेगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बनेगा ना। अगर यहां पे मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, जिसके अंदर क्या होंगे, छेद होंगे, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, ये चीजें निकली है तो छेद बना देगी ना इसके अंदर, ये पोरस बन जाएगा, कोक कहलाएगा, ये पोरस है, ठीक है। प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, अब देखिए कार्बन की प्योर फॉर्म है, लेकिन अमॉर्फस में सबसे प्योर फॉर्म है, ठीक है ना। अमॉर्फस के अंदर तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कहलाएगी, है ना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन देखा शुगर चारकोल है, वैसे प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन हो जाएगा। बस आप इतना याद रखिए कि इसके अंदर कार्बन परसेंटेज बहुत ज्यादा है, ये आप याद रखिए, है ना। शुगर चारकोल हो जाएगा अमॉर्फस में सबसे ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म ऑफ कार्बन हो जाएगा। दूसरा गैस कार्बन, क्या हो जाएगा, गैस कार्बन,
सॉलिडिफाइड कार्बन ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग कोल पाउडर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो सॉलिडिफाइड कार्बन के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे कोल पाउडर को हीट करने पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या जिसको आप बेसिकली बोल सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये कहलाएगा आपका गैस कार्बन। तीसरी चीज आपको मिली थी यहां पे कोल गैस। मैंने अभी आपको बताया कोल गैस इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन। तो ये क्या है, ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट द कोक, मिल जाएगी आपको एक गैस। चौथा अमोनिया लिकर या अमोनिकल लिकर ऑब्टेन व्हेन अमोनिया इज मिक्स्ड विद वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, अभी ये भी बता दिया था मैंने आपको। उसके बाद कोल टार, काले कलर का थिक लिक्विड होता है विद अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल होती है इसकी। नीचे लेयर आपको देखिए मैंने बताई, दो लेयर, अमोनिया लिकर एंड दूसरा कोल टार। ठीक है, तो पांचों हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है ना। शुगर चारकोल क्या होता है बेटा, आप घर पे भी बना सकते हैं शुगर चारकोल। आप चीनी लीजिए और चीनी को बहुत ज्यादा गर्म कीजिए, गैस के ऊपर रख दीजिए। ठीक है ना, चीनी लीजिए गैस के ऊपर गर्म कर दीजिए, सुक्रोज, उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दीजिए, तो उसमें से पानी जो है उड़ जाएगा, जो बचा है वो शुगर चारकोल कहलाएगा, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन अमॉर्फस में, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्रिस्टलाइन में या ओवरऑल दैट इज डायमंड, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन परसेंटेज है। आगे चलो, अब यहां तक की कथा अगर क्लियर हो रही है तो भैया लिख दो एक बार, आए भैया यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है, तो हम आगे चलेंगे फटाफट से। आए भैया के आगे हार्ट लगा दो, जल्दी से चैट बॉक्स को भर दो फटाफट से। आए भैया के साथ बहुत सारा प्यार दोस्तों। बेटा ये कहां यूज होते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको, इनके सारे यूजेस अगली स्लाइड में बताऊंगा, अभी बता रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है आपको, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। आए भैया वॉलेटाइल मतलब कि जो चीज बहुत जल्दी बाफ बन जाए, बाफ का मतलब होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाए, बाप नहीं बोला, बाफ बन जाए, वेपर बन जाए। ठीक है ना बेटा, हाँ जी। पता चला जरा बाप माँ ऐसे बोला, अरे नहीं भैया हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पिताजी माताजी बोलते हैं, हम ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। बाफ मतलब वेपर। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। बहुत सही। अब देखिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, आइए आपको कुछ यूजेस बताते हैं इनके। तो सबसे पहले कोक की बात करें तो कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। आप आगे चल के जब मेटलर्जी के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कि भैया बहुत सारे मेटल्स का जब एक्सट्रैक्शन होता है उसमें इसका यूज है, और स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। स्टील क्या होता है, स्टील आप ऐसे समझिए आयरन यानी लोहा और कार्बन का जो मिक्सचर है दैट इज बेसिकली आपका स्टील, है ना। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, स्टील को आप ऐसे समझ सकते हैं, स्टील जो है दैट इज नथिंग बट अ मिश्रण ऑफ आयरन प्लस कार्बन। अब वो कार्बन किस फॉर्मेट में दिया जा रहा है, दैट इज बेसिकली गिवन इन द फॉर्मेट ऑफ कोक। दूसरी बात, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, तो देखो कैसे बताता हूं। मान लीजिए आपके पास है जिंक ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड को आपने कार्बन की प्रेजेंस में बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, ये कार्बन क्या है दैट इज नथिंग बट कोक, हीट किया बहुत जोरदार तरीके से, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा जिंक प्लस आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो आपको यहां से मेटल मिल रहा है, तो ये मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में बहुत अच्छी तरीके से यूज किए जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस बेसिकली कहलाता है स्मेल्टिंग, जो आप कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। ये स्मेल्टिंग यहां पर आपको देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा, स्मेल्टर्स में कराया जाता है प्रोसेस। तो जिंक का ऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा था तो ये एग्जाम्पल दिया बेटा मैंने आपको, ये एग्जाम्पल है। इस जिंक का ऑक्साइड प्लस कार्बन को हीट किया तो बेटा मिला जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये बेसिकली स्मेल्टिंग प्रोसेस है, स्मेल्टर में कराया जाता है। बहुत बढ़िया। अगली बात क्या है बेटा, अगली बात है दोस्तों कोल टार की। अगली बात क्या है, कोल टार की। तो पहला था बेसिकली कोक, दूसरा बेसिकली बात करेंगे कोल टार की। अब ये कोल टार क्या होता है ना। अब ये यूज किया जाता है, यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेफ्थलीन बॉल्स। तुम्हारे घर में तुमने देखी होगी नेफ्थलीन की बॉल्स, ठंड के कपड़े अगर अपन रखते हैं तो उसमें नेफ्थलीन बॉल्स डाल के रख देते हैं, है ना। वरना मौत होती ना, मौत, ये वही जो कि भाई कपड़े बड़े खा जाती है, ये वही मौत जिससे भैया सिल्क वॉर्म मिलता है, ये क्या करती है, कपड़े खा जाती है। तो नेफ्थलीन बॉल्स बनाने काम में आती है। और नेफ्थलीन बॉल्स का काम क्या होता है, यूज्ड टू रिपेल मॉथ्स एज वेल एज इंसेक्ट्स। ये मौत क्या करती है, अरे भाई कपड़े खा जाती है, अगर तुम इसको रखोगे कपड़े खा जाएगी, ये कपड़े खाती है,
तो इसको भगाने के लिए नेफ्थलीन की छोटी छोटी बॉल्स होती है ना, उनको रख देते हैं। टॉयलेट के अंदर भी देखा होगा छोटी छोटी नेफ्थलीन की सफेद सफेद बॉल्स रखते हैं वो। तो नेफ्थलीन बॉल्स बनाने के काम में आता है, सिंथेटिक डाइज बनाने के काम में आता है, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, बहुत सारी 200 से ऊपर प्रोडक्ट बनाने के काम में आता है कोल्टर। बहुत ही यूजफुल चीज है। इसको हमें कैसे मिलता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से मिलता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई दोस्तों? आगे चलेंगे, आगे चलेंगे दोस्तों। हे पेरेंट्स, आगे चलेंगे। अरे दोस्तों इधर देखो, अब कोल गैस का निर्माण कहां होता है? देखो कोल गैस के बारे में एक और मस्त चीज तुमको, कोल गैस पता है कहां यूज की जाती थी? तो जो न्यूयॉर्क एंड लंदन के अंदर तुमने अगर पुराने लैंप देखे हो, तो जो लैंप होते थे ना, उनके अंदर ये कोल गैस का इस्तेमाल होता था। जो स्ट्रीट लाइटिंग होती थी, जो स्ट्रीट्स में लाइट जलती थी, वहां पे कोल गैस का इस्तेमाल होता था। तो यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स। कौन सी लाइट्स बेटा? स्ट्रीट लाइट्स जो होती थी उसके अंदर कोल गैस का इस्तेमाल होता था। कहां पे बेटा? इन न्यूयॉर्क एंड लंदन, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता था बेटा कि जो स्ट्रीट लाइटनिंग होती है ना, पहले तो बड़े बड़े लैंप्स लगे होते थे, उसके अंदर कोल गैस को सप्लाई किया जाता था। कोल गैस के कंबशन से जो लाइट प्रोड्यूस होती थी उससे चमकाते थे स्ट्रीट लाइट्स को। मतलब उससे रोशनी करेगी ना, स्ट्रीट्स में रोशनी करेगी तो कहलाएगी स्ट्रीट लाइट। और दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, ठीक है ना। कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास में जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहां पे एज फ्यूल यूज की जाती है। अमोनिकल लिकर या बेसिकली अमोनिया लिकर दैट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है ना, बिकॉज इट कंटेन्स नाइट्रोजन। क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इट कंटेन्स नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई, ठीक है, ठीक है ना। अगर आपको अमोनिया लेकर और कोल टार को सेपरेट करना है, सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। इमिसिबल लिक्विड्स है ना, इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल हम इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। तुम तो घर पे भी सेपरेटिंग फनल बना सकते हो, उसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन कैसे बनेगी? अब यहां पे एक सवाल उठता है, हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, और वो सवाल बार बार हमारे दिमाग में घंटी बजाता है, और वो घंटी अगर आपके दिमाग में नहीं बज रही तो बजनी चाहिए। तो लोग कहते हैं कि सुनील भैया ओपी, ऐसा तो नहीं कहते कहते हैं, लेकिन सवाल पूछ लेते हैं वो बच्चे को देख ले, सुनील भैया ओपी, सुनील भैया ओपी, तो बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चे बोलते सुनील भैया ओपी, ठीक है, फिजिक्स वाला ओपी ज्यादा बढ़िया है। हाँ, फिजिक्स वाला ओपी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन उस ओपी के लिए ओपी कंटेंट पढ़ लेते हैं पहले, ओपी कंटेंट को पढ़ते हैं भैया। फॉसिल फ्यूल क्या होता है रे दोस्तों? देखो, फ्यूल का मतलब क्या होता है? फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। एनीथिंग दैट ऑन बर्निंग, मैंने आपको बताया भी था ये, एनीथिंग दैट ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस हीट एंड दिस हीट इज यूज्ड टू डू वर्क। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। ऐसी कोई भी चीज जो जले तो उसमें से हीट एनर्जी निकले और फर्दर उस हीट एनर्जी से हम कुछ काम करवा सके, इसे हम कहते हैं फ्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी में पेट्रोल यूज होता है, ठीक है ना, तो पेट्रोल को अगर तुम जलाते हो तो उससे हीट एनर्जी निकलती तो गाड़ी का पिस्टन आगे पीछे मूव करता है, जिस वजह से गाड़ी को आगे की तरफ वो मूव करवाता है, ठीक है ना। वो पिस्टन ऐसे मूव करता है और गाड़ी फिर ऐसे 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 घूम के आगे चलती है, सिंपल सी बात। तो ऐसी कोई भी चीज जो बर्निंग पे हीट प्रोड्यूस करे और उस हीट से हम काम करवा सके, सिंपल सी बात है, उसको फ्यूल कहते हैं। बहुत सरल सी बात, सरल आसान भाषा में इसको फ्यूल कहते हैं। बहुत सही। अब इससे बात करते हैं कि फॉसिल का मतलब क्या होता है। फॉसिल का मतलब क्या होता है? फॉसिल का मतलब हो गया किसी चीज के डेड रिमेन्स, यानी कोई चीज मर गई तो उसके जो बचे हुई चीजें हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो शेष चीजें बची हैं अब उसकी, उसको बेसिकली बोलते हैं फॉसिल। तो ऐसे फ्यूल जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से बने उनको बोलेंगे फॉसिल फ्यूल। अरे सरल सी बात है कि नहीं है यार, वर्ड्स को तोड़ो समझो। फ्यूल मतलब ऐसी कोई चीज जो जले तो काम करवा सके, उससे हीट एनर्जी निकले, काम करवा सके। और दोस्तों फॉसिल का मतलब क्या हुआ? जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमें मिले, यानी डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को फॉसिल कहते हैं। यानी जो कोई चीज मर गई,
प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो वो डिकम्पोज होगी, जब उसकी जो बची हुई शेष चीजें हैं, दैट इज नोन एज फॉसिल। बस इससे जो बनने वाला फ्यूल है वो फॉसिल फ्यूल, यानी ये डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाला जो बेसिकली फ्यूल है, ये डेड रिमेन्स जो है, ये जो डेड रिमेन्स है किसी प्लांट एंड एनिमल के, अगर इनको अपन एज फ्यूल यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। बात खत्म। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। फॉसिल फ्यूल कौन कौन है? फॉसिल फ्यूल है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके दोस्तों, आगे चले, आगे चले, चलो बहुत बढ़िया। सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है बेटा हाइड्रोजन गैस की, पढ़ा चुका हूं ना, 1.5 लाख किलो जूल्स पर किलोग्राम। चलो आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, यहां पे बात करते हैं, यहां पे चर्चा करते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर्मेशन। तो माना जाता है कि 300 से 400 मिलियन वर्ष पहले, 300 से 400 मिलियन वर्ष पहले मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, क्या होता था? जो टाइनी सी प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, they were covered by the layers of sand and silt after they died in the ocean। तो जो छोटे प्लांट थे, एनिमल थे, ये बेसिकली मर गए। अब मर गए तो क्या होगा? ऐसे सिंक करते 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 नीचे आएंगे। अब वो नीचे आए, उनके ऊपर क्या हुआ? मिट्टी वगैरह की लेयर चढ़ने लग गई, मिट्टी वगैरह की लेयर चढ़ने लग गई, ठीक है ना? तो ये हुआ पहला स्टेप। बहुत बढ़िया भाई। वो नीचे गए तो ऐसा तो नहीं है कि सी बेड के ऊपर बैठे रहेंगे, जैसे ही वो सी बेड पे जाएंगे उसके बाद मिट्टी धीरे 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 चढ़ती जाएगी। हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया। फिर स्टेज 2, ठीक है ना, 50 to 100 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, देखते हैं इस चीज के बारे में। और मिलियंस ऑफ ईयर्स ड्यू टू हीट एंड प्रेशर दीज रिमेन्स टर्न इनटू ऑयल एंड गैस। तो यहां पर हुआ क्या बेटा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक तो एब्सेंस थी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा, ऊपर से हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से ये जो चीजें थी आपकी, जो ऑर्गेनिक मैटर था, प्लांट एंड एनिमल्स। अब यहां पे सिर्फ प्लांट नहीं है, यहां पे प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों है, ये दोनों, दीज कन्वर्टेड टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। समझ रहे हैं? ये दोनों नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। ये क्या होते हैं मैं आपको इनके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो भाई क्या हुआ? टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स मरे, सी बेड पे गए, मिट्टी चढ़ी, बोर चढ़ी और चढ़ी और चढ़ी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। प्रेशर कैसा रहा? मिट्टी, उसके ऊपर बहुत सारा पानी, उसका प्रेशर है, कन्वर्ट हो गया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये कहां पे हो रहा था बताएंगे इसके बारे में भी। आओ स्टेज नंबर 3 पे। तो अब बेसिकली टू एक्सट्रैक्ट ऑयल एंड गैस वी ड्रिल डाउन थ्रू द लेयर्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड रॉक टू रीच दीज डिपॉजिट्स। तो ये डिपॉजिट्स आपके पास कहां कहां हैं? देखिए ये डिपॉजिट्स आपके पास कहां हैं। एक तो बेसिकली आपके ओशंस एंड सीज जो हैं उनके अंदर है ना, ड्रिलिंग होती है वहां पे भी और निकालते हैं। दूसरा बायगॉन सीज एंड ओशंस, बायगॉन सीज एंड ओशंस। बायगॉन सीज एंड ओशंस का मतलब क्या होता है? यानी ऐसे सीज एंड ओशंस जो कहते हैं सूख गए, सॉलिड फॉर्मेट में आ गए, वहां पे ड्रिल करके निकालना पड़ता है, ठीक है ना? तो बायगॉन सीज एंड ओशंस का मतलब होता है नाउ दीज आर ड्राइड अप, यानी जो सूख गए। तो वहां पे फिर कैसे निकालते हैं भैया? ये ड्रिलिंग करते, ड्रिल करके अंदर से निकालते हैं पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को। दोस्तों पेट्रोलियम और पेट्रोल में रात दिन का अंतर है, ये मत कह देना भैया जो पेट्रोल होता है वो पेट्रोलियम होता है, जो पेट्रोलियम होता है वो पेट्रोल होता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, जो मार्केट में मिलता है वो पेट्रोल है, वो पेट्रोलियम से निकलता है, लेकिन वो पेट्रोलियम नहीं है, समझे? तो ये समुद्र, सागर, ये जो पहले सूख गए उनसे मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है? कोल जो होता है, ठीक है ना, कोल वो बेसिकली आपका नेचुरल है बेटा, है ना? तो ये कंडीशन के बारे में बात मत कीजिए। कोक जो है हमने बनाया, कोल नहीं, कोल तो नेचुरल है। चलो, तो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज आई होप क्लियर हो गया। पहला स्टेज भैया 300 से 400 मिलियन साल पहले जो हमारे पास बेसिकली ओशंस एंड सीज थे, वहां पे टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर के नीचे गए, सी बेड तक गए, उन पे मिट्टी विट्टी चढ़ती गई, धीरे धीरे लेयर्स बढ़ती गई,
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हुआ, उस वजह से वो कन्वर्ट हो गया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। तो इनके जो डिपॉजिट्स है वो कहाँ पे हैं, या तो समुद्र है ना, ओशंस एंड सीज में है, या बेसिकली जो सूख गए वहां पे हैं, तो वहां पे ड्रिल करके हम लोग निकाल लेंगे, सरल सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको एक चीज और बताता हूं मैं, नेचुरल गैस क्या होती है, उसके बाद अपन पेट्रोलियम के बारे में चर्चा करेंगे। नेचुरल गैस, ठीक है, ये इसके ऊपर एक और स्लाइड ही ऐड कर लेते हैं हम लोग, आ जाइए, ठीक है ना, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा नेचुरल गैस के बारे में आपको समझा देते हैं। ठीक है, यहां पे आपको थोड़ा सा नेचुरल गैस के बारे में समझाएंगे। नेचुरल गैस, बहुत बढ़िया। तो नेचुरल गैस जो होती है दैट इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ, दैट इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ मीथेन प्लस, ध्यान से सुनना, मीथेन प्लस ईथेन प्लस प्रोपेन प्लस बूटेन, इसका मिक्सचर होता है। ठीक है बेटा, इसका मिक्सचर होता है, यानी इस चीज, चार चीजों का मिश्रण होता है, जिसके अंदर मेजरली क्या होती है, मेजरली आपके पास होती है, ये मेजरली होती है आपके पास मीथेन के फॉर्मेट में, मेजरली आपके पास इसके अंदर क्या होता है, मेजरली आपके पास इसके अंदर होता है मीथेन। ठीक है, मेजरली होता है मीथेन। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको कंप्रेस्ड फॉर्मेट में भी दिया जाता है, CNG, है ना, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, मैंने बताया भी था ये क्लीनर फ्यूल है आपका, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये बेसिकली कहां पे यूज किया जाता है, यूज्ड एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, है ना, यूज्ड एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, यहां पर एज फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है ना, यूज्ड एज अ फ्यूल एंड होम्स, है ना, इसकी पाइपलाइंस होती है ना, टू कुक फूड, इसकी पाइपलाइंस है, जैसे फॉर एग्जांपल वडोदरा के अंदर भी है ना, पाइपलाइन सिस्टम बेसिकली बना रखा है, जहां पर बेसिकली CNG जो है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, घरों तक पहुंचाई जाती है और लोग उसको जला के और फिर भैया खाना बनाते हैं। ठीक है ना, ये ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी एक तरीके से फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। क्यों, बिकॉज ऑल्सो बिकॉज अ मच क्लीनर फ्यूल, अ मच क्लीनर फ्यूल, अ मच क्लीनर फ्यूल देन पेट्रोल एंड डीजल। ये मैं वैसे बार बार आपको पढ़ा चुका हूं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। ये एक ज्यादा क्लीनर फ्यूल है एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। क्यों, सिर्फ कार्बन है इसमें और हाइड्रोजन है, मेजरली तो मीथेन है, तो जलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर बनाएगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर नहीं बनाएगा। डोंट प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, है ही नहीं इसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर, डोंट प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। आप बात समझ रहे हैं, इट डोंट प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, इसके अंदर है ही नहीं तो कहां से प्रोड्यूस करेगा, इट डोंट प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, सिंपल सरल सी बात है। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी आपके लिए नेचुरल गैस के ऊपर, है ना। अब चलते हैं फटाफट से आगे और यहां पे बात करेंगे लास्ट चीज के बारे में, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। मजा आएगा आपको, डिटेल में प्रोसेस भी मैं आपको समझाऊंगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम बोलते हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे, मजा आएगा आपको इसको, इस चीज को बारे में जानने के बाद। और याद रखना इसी से प्लास्टिक बनता है, तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज कुछ बच्चों का एग्जाम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, बच्चों को मजा नहीं आएगा, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लिया हमने। पर नेफ्ता जो है इसमें एक प्रोडक्ट बनेगा, उससे प्लास्टिक बनता है, ठीक है, मजा आएगा। चलिए, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं अभी रीजन बताऊंगा आपको इसके बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे इसके रिफाइनिंग के बारे में, लेकिन कैसे होती है क्या होती है अभी बात करेंगे, और ब्लैक गोल्ड क्या होता है इसके बारे में भी अभी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है रिफाइनिंग में, सबसे पहला स्टेप क्या है वो समझिए। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग का सबसे पहला जो स्टेप है मेरे दोस्तों वो क्या है, समझिएगा इस चीज को। एक्सट्रैक्शन करना क्रूड ऑयल का, या जिसे तुम सरल भाषा में बोलते हो क्या, जिसे तुम सरल भाषा में बोलते हो पेट्रोलियम, या जिसे तुम और सरल भाषा में कुछ लोग बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। अब ब्लैक गोल्ड बोला है तो बता देते हैं ब्लैक गोल्ड क्या होता है। ठीक है, ब्लैक गोल्ड क्या होता है, ब्लैक गोल्ड क्यों होता है, ये सबसे पहले ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ठीक है, अब ब्लैक गोल्ड बोलने का रीजन क्या है, सबसे पहला ब्लैक इन कलर, भाई तुम इसको निकालते हो तो काले कलर का है तो काला ही बोलेंगे,
लेकिन गोल्ड क्यों बोला? गोल्ड क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से, इसकी वैल्यू की वजह से इसको बेसिकली गोल्ड से कंपेयर कराया जाता है। गोल्ड बेसिकली बहुत वैल्यूएबल होता है, सिमिलरली इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से इसको गोल्ड से कंपेयर कराया जाता है। वी गेट अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस, वी गेट अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस। ठीक है, समझ रहे हो आप? इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। ब्लैक क्योंकि ये काला है, गोल्ड क्योंकि भैया जैसे गोल्ड बहुत वैल्यूएबल है, बहुत प्रीशियस मेटल है, पेट्रोलियम को भी बहुत ज्यादा प्रीशियस माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। बहुत बढ़िया भैया। अब देखो यहां पे सबसे पहला जो स्टेप होगा इसका होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम या ब्लैक गोल्ड, यानी इसको निकालना। एक्सट्रैक्शन के साथ साथ एक और स्टेप किया जाता है, एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। कहां करते हैं ट्रांसपोर्ट वो भी बताऊंगा, और एक्सट्रैक्शन करते कहां से है, फ्रॉम वेयर वी डू द एक्सट्रैक्शन, वेयर, कहां से इस एक्सट्रैक्शन को किया जाता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहां से किया जाता है, बायगॉन सीज एंड ओशन से, बायगॉन सीज एंड ओशन से। दूसरा जो नॉर्मल सीज एंड ओशन से वहां से। तो बेसिकली करा कहां से जाता है, यहां से। एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, यानी जमीन से या पानी से निकालना उसको, क्रूड ऑयल को या पेट्रोलियम को या ब्लैक गोल्ड को। इसको निकालने के जो रॉक्स है वो भी मैं बताऊंगा, रिजर्वायर रॉक्स और इंपरवियस रॉक्स में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम में ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। पेट्रोलियम जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, काला है, गोल्ड के जितना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे इसीलिए ब्लैक गोल्ड बोलेंगे। ठीक है, जुनीलता, जुनीलता आई थिंक यही समझा रहा हूं बेटा मैं, ब्लैक गोल्ड क्या होता है। भाई कमेंट लिखने के अलावा वीडियो भी देख लो बेटा, कमेंट लिखने के अलावा वीडियो भी देख लेना चाहिए, सिर्फ कमेंट लिखने से कुछ नहीं होगा। मैं शायद ब्लैक गोल्ड ही समझा रहा हूं, अरे भैया काला गोल्ड ही समझा रहे हैं, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, काला गोल्ड, काला गोल्ड, ये क्यों बोलते समझा रहे हैं भैया। ठीक है, चलो अब ये क्या है ना, क्रैंकशाफ्ट मैकेनिज्म होता है, अभी अपने कोर्स में क्रैंकशाफ्ट मैकेनिज्म होता है, इससे बेसिकली इसको बाहर निकाला जाता है। अब बाहर निकाला फिर इसको ट्रांसपोर्ट करके फर्नेस तक लेके आते हैं, फर्नेस मतलब भट्टी एक तरीके से। तो पहला स्टेप है आपका निकालना और ट्रांसपोर्ट करना, निकालना और ट्रांसपोर्ट करना, निकालना और ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा स्टेप रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्या होती है मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले जो आपका क्रूड ऑयल था, इसका बेसिकली आपने क्या किया, इस क्रूड ऑयल का आपने एक्सट्रैक्शन किया और फर्नेस में पहुंचाया। आफ्टर एक्सट्रैक्शन, आफ्टर एक्सट्रैक्शन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू फर्नेस। समझ रहे हो, इसको ट्रांसपोर्ट करा के फर्नेस तक लेके आते हैं। कहां पे लेके आते हैं, फर्नेस तक लेके आते हैं, यानी एक तरीके से आप मान लो ये भट्टी तक लेके आते हैं। अब भट्टी में क्या होगा और क्यों होगा और कैसे होगा, अब इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी और चीजों के बारे में जान लेते हैं। अब पेट्रोलियम जो होता है ये जो है ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स का मिक्सचर है, मिश्रण है, और उससे हमें वो सारी चीजें चाहिए क्योंकि उनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। पैराफिन, वैक्स, कैरोसिन, है ना, पैराफिन और कैरोसिन, बेसिकली पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, एलपीजी, ये सब कहां से आ रहे हैं बाबू, इससे आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं वो बताएंगे। तो इससे इन सब चीजों को अलग करना, पेट्रोलियम से अलग करना, ये बेसिकली प्रोसेस है। तो यहां पे पहला कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्लास का पहला कंसेप्ट, यहां पे इस क्लास का पहला कंसेप्ट बताना चाहूंगा, इस पर्टिकुलर स्लाइड का पहला कंसेप्ट, कंसेप्ट वन। कंसेप्ट वन, इस रिफाइनिंग को एक और नाम से बोला जाता है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। अब बात को बहुत गौर से और ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। रिफाइनिंग, ठीक है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है बेटा, रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे उन लिक्विड्स को अलग करता है, ये प्रोसेस, जो आपस में घुलते हैं और जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज है लिक्विड स्टेट में, यहां पे है ना, वो यहां से कन्वर्ट होती है, किस में जाती है, गैस में जाती है, जब आप इसको करेंगे गर्म, और जब आप इस गैस को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो वापस बनती है क्या, वो बनती है आपका लिक्विड। ये कंसेप्ट 2 है। ठीक, तो कोई चीज लिक्विड है, गर्म कर दीजिए वेपर बन जाएगी, गैस बन जाएगी, ठंडा कर दीजिए फिर से आपका कूल हो जाएगी। अब लिक्विड से जो गैस पे प्रोसेस होता है, ये बेसिकली कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट पे आपका जा रहा है, और ये बेसिकली कंडेंसेशन पॉइंट पे हो रहा है। आगे आप इवेपोरेशन वगैरह भी पढ़ेंगे, क्लास 6-7 में भी आपने पढ़ा है। तो ये आपने मान लीजिए इसको हीट किया था, बॉइलिंग पॉइंट पे ये कन्वर्ट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट पे वापस, यानी ये कंडेंसेशन पॉइंट पे लिक्विड, गैस से लिक्विड बना। हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिस टेम्परेचर पे बेटा, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज लिक्विड से गैस बनती है, उसी टेम्परेचर पे वो गैस से लिक्विड बनती है। फॉर एग्जाम्पल, पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपर वापस पानी बनती है, भाप वापस पानी बनती है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज के कंडेंसेशन पॉइंट के बराबर होता है। ये भी आप याद रखना, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा ज्ञान आपके अच्छे के लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल, इससे रिलेटेड सवाल जो आएंगे वो कुछ इन टॉपिक्स के ऊपर होते हैं जब आप एनएसओ वगैरह देंगे। ठीक है ना, तो अब ये कब यूज करते हैं, ये यूज करते हैं टू सेपरेट, अलग करने के लिए, किसको, मिसिबल लिक्विड्स को। ध्यान से सुनना बेटा, मजा आएगा। टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। आई होप मैं अब आपको सारे कंसेप्ट लिंक करके दिखा पा रहा हूं। यानी ऐसे लिक्विड्स को अलग करता है जो पहले तो आपस में घुलते हैं पूरी तरीके से, जैसे पानी और एसीटोन आपस में घुल जाते हैं, मिसिबल लिक्विड्स, पानी और दारू आपस में घुल जाते हैं, मिसिबल मतलब घुले हुए। तो ऐसे लिक्विड्स को अलग करता है जिनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से यानी कम है, उसी के लिए आप इसको यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम को यूज करेंगे। ठीक है, यानी मान लीजिए मुझे फॉर एग्जांपल दारू और पानी को अलग करना है, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से कम है, मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करूंगा और पानी और दारू को अलग कर दूंगा। ठीक है, अब उसी प्रोसेस का यहां पे इस्तेमाल किया जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम या रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की जाएगी, ताकि इसके अंदर से जो डिफरेंट चीजें हैं उनको अलग किया जा सके। तो क्या भैया उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 से कम है? हाँ। क्या वो चीजें मिसिबल है, आपस में घुल रही है? हाँ। पेट्रोलियम के अंदर जो भी चीजें वो मिसिबल लिक्विड्स हैं, आपस में घुले हुए हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से कम है। हाँ। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, पेट्रोलियम से या बेसिकली आपके किससे, क्रूड ऑयल से। आइए फटाफट से उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या मिलेंगे, ध्यान से देखिए। ये सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे इसको आपको समझना है, ये कंसेप्ट समझना है। ये इतने सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन ये कैसे मिलेंगे इसको आपको समझना है। तो बेटा जैसे ही क्रूड ऑयल आया, मैंने फर्नेस में डाला, फर्नेस में जैसे ही मैंने डाला, फर्नेस में करता हूं इसको बहुत ज्यादा गर्म, क्या करता हूं, बहुत ज्यादा गर्म करता हूं। पेट्रोलियम को आप भयंकर गर्म करेंगे, यहां से आया तो लिक्विड फॉर्मेट में था, लेकिन यहां से जो जाएगा वो कैसे जाएगा, यहां से जाएंगी वेपर्स जाएंगी, यहां से क्या जाएगा, यहां से जाएगा वेपर्स ऑफ पेट्रोलियम अंदर की तरफ जाएगी। क्या जाएगी, वेपर्स ऑफ पेट्रोलियम जाएगी। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, ये हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, यानी जिसके अंदर हम इनको ठंडा करने वाले हैं, सारी वेपर्स को ठंडा करेंगे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो भैया सबसे पहले क्रूड ऑयल को आपने निकाला, ट्रांसपोर्ट करके फर्नेस तक भेजा, फर्नेस में भयंकर गर्म किया तो ये भाप बन गया, वेपर्स ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, अब ये वेपर्स जो है जैसे ही ऊपर की तरफ ट्रेवल करती हैं, आपको भी पता है हवा जैसे ही ऊपर जाती है
उसका टेम्परेचर लो होता है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट है जो कक्षा 9वीं में आप समझेंगे, लेकिन आप ये समझिए जैसे जैसे हवा भी ऊपर जाती है या कोई भी चीज ऊपर जा रही है तो धीरे धीरे ठंडी होती जाती है। तो यहां पे क्या होगा, इनका टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा। टेम्परेचर क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा, ये जो भाप है उसका टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा। अब जैसे ही मान लीजिए आपने 1000 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करके वेपर में कन्वर्ट किया था, मान लीजिए निकली, और यहां पे टेम्परेचर आ जाता है 280 डिग्री सेल्सियस, तो फ्यूल ऑयल का कंडेंसेशन टेम्परेचर आ गया, वो लिक्विड बन जाएगा यहां पे और बाहर निकल जाएगा। वो भाप और ऊपर गई तो मान लीजिए 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया, डीजल बोला भैया मैं लिक्विड बन के बाहर निकल रहा हूं, और गई पैराफिन बोल रहा है मैं लिक्विड बन के बाहर निकल रहा हूं, नेफ्था बोल रहा है मैं लिक्विड बन के बाहर निकल रहा हूं। ऐसे करते 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 चीजें जो है जैसे ही अपना टेम्परेचर अटेन करती जाएंगी वो बेसिकली कंडेंस होती जाएंगी, या आप ये भी कह सकते हैं सॉलिडिफाई भी होती जाएंगी, चीजें अलग अलग टेम्परेचर पे वो बाहर होती जाएंगी। ठीक है ना, तो कुछ इस प्रकार से आपकी चीजें अलग होती जाती है ऑन द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या फिर कंडेंसेशन पॉइंट, यहां पे चीजें अलग होती जा रही हैं। ठीक है, ये गैसोलीन और कुछ नहीं होता है बेटा, ये गैसोलीन का मतलब होता है पेट्रोल। तो पेट्रोल तुमको पेट्रोलियम से मिलता है, एलपीजी इसको तुम लिक्विड फॉर्मेट में लाते हो तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तुम्हारे घर पे आती है। नेफ्था इससे बेसिकली प्लास्टिक मिलता है, प्लास्टिक। इसकी प्रोसेसिंग से केमिकल प्रोसेसिंग से आपको क्या मिलता है, प्लास्टिक मिलता है। इसकी प्रोसेसिंग कर देंगे तो प्लास्टिक मिलेगा। पैराफिन ऑल्सो नोन एज केरोसिन, ठीक है, डीजल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, बिटुमेन, डामर। अब यूजेस क्या है ये भी पढ़ा देता हूं फटाफट से, आ जाओ। यूजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, सारे के सारे यूजेस भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, आइए फटाफट से देखते हैं। मैं एक बार सारी चीजें पढ़ा दूं, फिर मैं आप लोगों के डाउट्स भी लूंगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं एक बार सारी चीजें खत्म कर लूं, मैं आप लोगों के डाउट्स भी लूंगा। सॉरी, आइए फटाफट से यहां पे सारी चीजों के यूजेस को एक बार फटाफट से देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, तो सबसे पहला है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, दैट इज एलपीजी, जो हमारे घर में आती है उस गैस को लिक्विड फॉर्मेट में हमारे घर पे भेजा जाता है, जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है। दैट इज फ्यूल फॉर द होम एंड इंडस्ट्री। पेट्रोल की अगर हम बात करें, यानी जिसको आप लोग गैसोलीन कहते हैं, ठीक है ना बेटा, तो दिस इज नथिंग बट अ मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग के अंदर जो सॉल्वेंट होता है बेसिकली पेट्रोल होता है। सॉल्वेंट मतलब जिसमें घोला हुआ है। केरोसिन या जिसको आप लोग बोलते हैं पैराफिन, ये बेसिकली आपके जो जेट एयरक्राफ्ट है उसके अंदर ये यूज किया जाता है, स्टोव्स के अंदर, लैंप्स के अंदर, जेट एयरक्राफ्ट के अंदर। पहले के जमाने में जो लालटेन जनता था उसके अंदर केरोसिन का फ्यूल होता था, जेट एयरक्राफ्ट के अंदर यूज किया जाता है इसको। डीजल आपके हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स जो है उनके अंदर बेसिकली यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो शादी में चलते हैं आपने देखा होगा, वो डीजल पीते हैं, या जो घर में जनरेटर लगे होते हैं बड़े बड़े डीजल पीते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये लुब्रिकेशन पर्पस यानी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, दिस इज बेसिकली यूज। उसके बाद पैराफिन वैक्स इज बेसिकली यूज टू मेक ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन एटसेट्रा। उसके बाद बिटुमेन, यानी अगर हिंदी में बोलूं तो बेसिकली आपका ये हो जाएगा डामर, ठीक है, दैट इज यूज टू मेक पेंट्स, रोड सरफेसिंग, रोड बनाने के काम में आता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के यूजेस है जो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक बार चैट बॉक्स को हाय भैया से भर दो, फिर मैं आपका रैपिड फायर लेके आपके जो डाउट्स होंगे फटाफट से सॉल्व कर दूंगा। जल्दी से आय भैया लिख दो चैट बॉक्स के अंदर, फटाफट से आय भैया लिख दो। आई वांट टू सी द आय भैया इनटू द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स को भर दो आय भैया के साथ साथ, जल्दी 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 भर देंगे फटाफट से, और मैं आपके डाउट्स भी लूंगा उसके बाद, अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं आपको। वैसे मेजरली डाउट मैंने खत्म कर दिए हैं, जल्दी से फटाफट से बताएंगे। जल्दी 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 जल्दी, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही।
केरोसिन आग पकड़ता है, बिल्कुल आग पकड़ता है। केरोसिन क्यों नहीं आग पकड़ता बेटा? आग पकड़ता है तभी तो यूज करते हैं उसको एज फ्यूल। अगर आग नहीं पकड़ता होता तो एज फ्यूल क्यों यूज करते हैं? ठीक है ना, बिल्कुल आग पकड़ता है, बिल्कुल 100% आग पकड़ता है। ठीक है ना। कलरलेस टू येलो लिक्विड होता है, उसके अंदर नीले कलर की डाई डाली जाती है, इसलिए आपको देखा होगा घासलेट नीले कलर का बनता था। ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम के बीच में डिफरेंस, अरे भाई साहब, पेट्रोलियम आपका जो है वो भी एक फॉसिल फ्यूल है, लेकिन वो डेड आपके डेड वेजिटेशन एंड एनिमल से मिलता है। ठीक है ना। प्लांट्स और एनिमल, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनके डिकम्पोजिशन से मिलता है। और सिर्फ अगर वेजिटेशन के डिकम्पोजिशन से देखें तो वो कोल है। कोल कार्बन रिच होता है। पेट्रोलियम के अंदर आपके पास डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। और डिगिंग एंड ड्रिलिंग में क्या डिफरेंस है? डिगिंग का मतलब होता है जमीन के अंदर छेद करना, ड्रिलिंग का मतलब होता है किसी भी सॉलिड चीज में छेद करना। डिगिंग का मतलब होता है जमीन में छेद करना, ड्रिलिंग का मतलब होता है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर छेद करना। दीवार में ड्रिल हो सकती है, डिगिंग नहीं होगी। डिगिंग मतलब जमीन में छेद करना। ठीक है। ड्रिलिंग का एक सबसेट हो गया। ड्रिलिंग का मतलब हो गया किसी भी सॉलिड चीज में छेद करना। अब आप सिर्फ स्पेसिफिकली जमीन में कर रहे हो, इसका मतलब है डिगिंग कर रहे हो, उससे कुछ बाहर निकाल रहे हो। ठीक है। चलो अब रैपिड फायर खेलते हैं। आपको कुछ बहुत नॉलेजेबल चीज बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे, तो फटाफट से आप मुझे एक्स, वाई और जी के बारे में यहाँ पे बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिफाइंस एक्स, वाई एंड जी इन द गिवन इमेज। मैं यहां से आपको रिजर्वॉयर्स के बारे में बताऊंगा कि रिजर्वॉयर रॉक और इंपरवियस रॉक के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। जल्दी से बताएंगे एक्स, वाई एंड जी क्या होगा। जल्दी से एक्स, वाई एंड जी क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। एक्स, वाई एंड जी क्या होगा? बिल्कुल बढ़िया जाएगा आपका बेटा। वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, प्लीज उसको जाके देखिए। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं? काले कलर का होता है एंड इट इज, इसकी जो वैल्यू है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ गोल्ड। व्हाई? क्योंकि गोल्ड एक बहुत वैल्यूएबल चीज है, वैल्यूएबल मेटल है, प्रीशियस मेटल है। सिमिलरली उसको उससे कंपेयर करवाया जा रहा है क्योंकि पेट्रोलियम से आपको बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें मिल रही हैं। ठीक है। अब यहां पे इसको समझने से पहले मैं आपको दो भौकाली चीजें बताता हूं। यहां पे सबसे पहला, ये वाला रॉक क्या कहलाता है? ये वाला जो रॉक है, इस रॉक को बोला जाता है रिजर्वॉयर रॉक। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? रिजर्वॉयर रॉक बोला जाता है। और मेरे दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इम्परवियस रॉक। क्या बोला जाता है बेटा? क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोला जाता है इम्परवियस रॉक। अब इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब क्या है? इम्परवियस रॉक और रिजर्वॉयर रॉक क्या होता है, आप बताइए सुनील भैया। तो यहां पे 3 कंडीशंस होती हैं रॉक्स के अंदर भी। ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है कि रॉक का अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो, रॉक के जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है कुछ ऐसा है, ऐसा है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम बोलते हैं कि ये जो रॉक है ये पोरस है एंड ये जो रॉक है ये परमिएबल है। कैसा है? ये पोरस भी है और ये परमिएबल भी है। पोरस और परमिएबल का मतलब क्या होता है? पोरस का मतलब होता है छेद होना, परमिएबल का मतलब होता है चीजों को ऊपर से लेके नीचे आने और जाने देना। तो यहां पे छेद है, बिल्कुल है, ये रहे देखो गैप्स दिख रहे हैं। और क्या ये चीजों को ऊपर नीचे आने जाने देगा? बिल्कुल ऊपर नीचे आने जाने देगा। तो इसको बोलते हैं परमिएबल। ये पोरस एंड परमिएबल दोनों हो गया पत्थर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये कुछ ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, तो क्या ये चीजों को ऊपर आने जाने देगा? नहीं। क्या इसमें छेद है? हां। तो ये पोरस है एंड नॉट परमिएबल। ना तो ये पोरस तो है लेकिन ये परमिएबल नहीं है भाई, दिस इज नॉट परमिएबल। ये आपकी हो गई कंडीशन 1, ये हो गई कंडीशन 2, कंडीशन 3। ये कुछ ऐसा हो, ठीक है। नीदर पोरस, पोरस का मतलब होता है छेद होना। आप देख रहे हैं यहां पे छेद है, ये एरिया छेद है ना। और परमिएबल मतलब किसी चीज को अलाउ करना या एंट्री या एग्जिट को अलाउ करना, परमिएबल। तो ये पोरस एंड परमिएबल है। ये पोरस है, छेद है, लेकिन परमिएबल नहीं, चीजें ऊपर से नीचे नहीं आ सकती। ये ना तो पोरस है ना परमिएबल, नीदर पोरस नॉर परमिएबल। ना तो पोरस है ना परमिएबल है, नीदर पोरस नॉर परमिएबल, काम खत्म। अब इसी वे में हम 2 तरीके के रॉक्स को समझाते हैं। ये बेसिकली किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? रिजर्वॉयर रॉक बिलोंग करता है कैटेगरी 1 को, इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। पोरस होता है, परमिएबल होता है। यहां पे रिजर्वॉयर रॉक इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट रिजर्व्स पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके अंदर ये बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल है
ये बेसिकली रिजर्व्ड पड़े होते हैं, यानी अंदर बचा के छुपा के रखता है, और इससे बाहर भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसी से अपन निकालते हैं इसको। ये है इम्परवियस रॉक। क्या है इम्परवियस रॉक की अगर हम चर्चा करें यहां पे, तो इम्परवियस रॉक ये तीसरी कैटेगरी को बिलोंग करता है। ये जो रॉक होता है, ना तो ये भैया पोरस है, ना ये भैया परमीबल है, ना तो ये पोरस है ना परमीबल है, तो ये चीजें ऊपर आएंगी कैसे? आ ही नहीं सकती। नेचुरल गैस, वाटर, ये सब जो गैस पेट्रोलियम वगैरह, ये नीचे से ऊपर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो कैसे निकलेगा? हम डिगिंग करेंगे अंदर और निकालेंगे बाहर, समझे आप? ऐसे होगा। अब अगर पेट्रोलियम, वाटर और नेचुरल गैस की बात की जाए, तो पेट्रोलियम गैस डेंसिटी ऑर्डर क्या होगा? जिसकी डेंसिटी कम वो फ्लोट करेगा, तो डेंसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा पेट्रोलियम गैस, सॉरी नेचुरल गैस, है ना? नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलेगा। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस से ज्यादा डेंसिटी होगी पेट्रोलियम की, और पेट्रोलियम से ज्यादा डेंसिटी होगी किसकी? वाटर की, है ना? तो अगर यहां पे XYZ की बात करें, तो सबसे ऊपर कौन सा होगा दोस्तों? सबसे ऊपर कौन सा होगा दोस्तों? सबसे ऊपर की अगर हम बात करें, तो सबसे ऊपर होगा हमारे पास नेचुरल गैस, फिर होगा पेट्रोलियम, फिर होगा वाटर। और ये इम्परवियस रॉक के नीचे, क्यों? क्योंकि इम्परवियस रॉक ना तो किसी चीज को जाने देता है, ना उसमें कोई छेद है, ना तो पोरस है, ना ही परमीबल है, इसलिए ये लोग यहां पे दबे हुए बैठे रहते हैं। जब तक ऊपर से हम लोग जाके इनको ना निकालें, ये बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो X क्या हो जाएगा दोस्तों? X क्या हो जाएगा? X नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस हो सकता है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये हो सकता है। Y क्या होगा? वाटर। Y क्या होगा? पेट्रोलियम होगा, तो ये गलत हो गया। Y पेट्रोलियम, वाटर, डन, ये सी आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ में आया। अगला सवाल करते हैं फटाफट से। डैश इज अ ब्लैक एंड पोरस फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। लिख दीजिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। बताइए फटाफट से, बताइए 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 बताइए। यस, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल या फिर बेसिकली ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल और ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम और पेट्रोल में बहुत डिफरेंस है, दोनों चीजें सेम नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ब्लैक एंड पोरस फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, दैट इज नथिंग बट कोक। आई होप मेरे दोस्तों अब आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से आता है। इसमें एक चीज और मैं बता सकता था और एक्स्ट्रा मजा आता, नेफ्था से प्लास्टिक का फॉर्मेशन, तो वो अभी रिलेवेंट नहीं है, पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। चलिए, तो बच्चा लोग, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपका ये चैप्टर भी होता है अंत। सुनील भैया ने आपका ये चैप्टर भी अच्छे से करा दिया है, और सारे टीचर्स बहुत मेहनत करके आपको अच्छे से चीजें पढ़ा रहे हैं। बस आप अच्छे से पढ़ो, मजे से पढ़ो, मजे लेते हुए पढ़ो, एक्सपेरिमेंट करो, खुश रहो, अपना ध्यान रखो, अपने बड़ों की इज्जत करो, सबकी मदद करो, तो भगवान आपकी भी मदद करेंगे। और हमेशा मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। गहरा कुआं अधिक को जितना, उतना मीठा जल मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस इसी प्यारी प्यारी शुभकामनाओं के साथ, इसी कामनाओं के साथ करते हैं सेशन को यहीं पे अंत। आई होप आपके सारी चीजें, आपके सारे डाउट्स, आपके सारा एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ पे आपको मिला है, आपको मजा आया है। तो फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।